हेलो दोस्तों, तो साइंस का जो कुछ पोर्शन यहाँ पर बचा हुआ था उसको करेंगे और आज ही इकोनॉमिक्स और यूपी भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ एक लेकर आया हूँ जो कभी याद भूलेगा ही नहीं आपको, जो विटामिन का नाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब लोग यूज़ करते हैं वो हम भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर है र, यहाँ पर है था, तो वो बन जाएगा रथ। ठीक है, फिर रथ के बाद सीधे तीसरे विटामिन पर आएंगे, विटामिन सी पर। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है क, एक, और फिर यहाँ पर टो और यहाँ पर न। तो कुछ लोग टॉफ़ी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ टोना। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ? टोना। तो रथ एक टोना याद करो। क्या याद करना है? रथ एक टोना। क्या क्या है? ए बी सी डी ई के। चलिए याद करिए। राइबोफ्लेविन, थाइमिन, ए से हो गया स्कर्बिक एसिड, ठीक है ना, क से हो गया कैल्सीफेरॉल, टो से हो गया टोकोफेरॉल, और जो टॉफ़ी याद करते हैं लोग तो वो के नहीं याद करते हैं, मैं टोना याद कर रहा हूँ। टोना जादू टोना वसीकरण जानते होगे ना, वो आपके अथर्ववेद में दिया हुआ है। तो ना से हो गया आपका यहाँ पर नेप्थोक्विनोन। पहला जुगाड़ तो मैंने ये बता दिया। अच्छा लगे तो तुरंत लाइक कर दो यार। दूसरे जुगाड़ के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। दूसरा जुगाड़ क्या है कि उसके लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है कि एक आदमी है, ठीक है, जो कि कुछ क्राइम वाइम करके भगा है। ठीक है, तो जब क्राइम करके भगा है तो उसकी पैंट वैंट में कुछ लग गया है, मतलब खून वून लग गया या मतलब कुछ ऐसा लग गया है। तो पुलिस उसको ढूंढ रही है डॉग स्क्वाड के साथ। तो पुलिस उसको पा जाती है। तो विटामिन बी, मतलब समझ लीजिए भोले राम ने कुछ गड़बड़ किया है। नाम तो भोले राम है लेकिन गड़बड़ ये ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है ना, तो जो भोले राम भाई साहब हैं, भोले राम का मतलब क्या हुआ? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स काम कर दिए भोले राम। तो अब हम लोग इनको याद करेंगे। तो रहने वाले राजस्थान के हैं। तो एक आदमी इनसे बता रहा है, थारा आपका नया पैंट, जो नया पैंट है वो पाई गई बा पुलिस, मतलब उसको पुलिस पा गई है। कैसे कैसे याद करना है? तो था से याद करना है हम लोग को यहाँ पर थाइमिन। ठीक है ना, पहला हो गया विटामिन बी1 का थाइमिन। रा का हो गया राइबोफ्लोविन बी2। बी3 का हो गया नया यानी कि नियासिन। पैंट का हो गया पेंटोथेनिक। पाईगी का हो गया पायरिडॉक्सिन। बा का हो गया बायोटिन विटामिन बी7। फोलिस में दो आ रहे हैं। पहला आ रहा है फोलिक एसिड, ठीक है ना, और सा से आ रहा है साइनोकोबैलेमिन बी9 और बी12 क्रमशः। ठीक है, तो अब भले राम का भी याद आ गया, भोले राम का भी याद हो गया कि बी1 से लेकर के बी12 में जितने इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, ठीक है, बी10 बी11 नहीं है, ठीक है, बाकी लगभग सब है। तो इन सब का भी हम लोगों ने याद कर लिया कि थारा नया पैंट पाई गई बा पुलिस। तो इसको भी यहां पर लिख दे रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, चलिए, थारा निया पैंट पाएगी बा पुलिस। अब चलो याद कर लो। था से हो गया थाइमिन, र से हो गया राइबोफ्लोविन, नी से हो गया नियासिन, ठीक है ना, नियासिन पूरा, निया से नियासिन हो गया। पैंट से हो गया पेंटाथोनिक, पास से हो गया पायरिडॉक्सिन, ठीक ना, पाई से हो गया पायरिडॉक्सिन, ठीक है, गी से हो गया उसी में आ जाएगा पायरिडॉक्सिन में ही। बा से हो गया आपका बायोटिन। पुलिस में दो आता है, पहला आता है आपका पुल, जो आएगा वो अलग आएगा, फुल आएगा बेसिकली। तो यहाँ पर फोलिक एसिड, फुल में फोलिक एसिड और साथ से साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, अब लिख लेंगे, जैसे ये बी9 है, ये बी12 है, ठीक है ना, ये बी1 है, ये बी2 है, ये बी3 है, ये बी5 है, ये बी6 है, ये बी7 है। ठीक है, तो इसको आप ये लिख लेंगे, रथ एक टोना, टॉफी नहीं टोना, ठीक है, और थारानिया पैंट पाईगी बा पुलिस। तो अब ये खत्म हो गया है। बाकी हम लोगों को केवल इसकी क्वालिटी देखनी है, तो चलिए क्वालिटी देख लेते हैं, आ जाइए। तो विटामिन ए जो होता है, अब इसको समझ समझ के चलना है हम लोग को, ठीक है, आ जाओ यार, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो विटामिन ए जो होता है, सबसे पहले समझ लीजिए गाजर में होता है, पीले फलों में होता है। ठीक है, करता क्या है? तो विटामिन ए खाने से या उसका सेवन करने से आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। अच्छा, आंखों की रोशनी नहीं अच्छी होगी तो क्या होगा? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी दो शब्दों से मिलकर के बना है, रात और अंधा। ठीक है ना, तो यानी कि रात में अगर ना दिखाई दे तो उसको बोलते हैं रतौंधी। तो इसको फिक्स करने का एक तरीका होता है कि भाई आप विटामिन ए का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे होते तो रतौंधी नहीं होती। तो बस यही हो गया। इसके अलावा एक बीमारी और होती है, इसको बोलते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया संक्रमण। ठीक है, तो ज़ीरोप्थैल्मिया क्या होता है? इसमें आंखें पथरा जाती हैं
आंखें पथरा जाती हैं, मतलब कि आंख लाल हो जाएगी और आंसू जो है नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज़ीरोप्थैल्मिया। तो मुझे आशा है कि ये दोनों बीमारी आप समझ गए होंगे। ठीक किससे होगा? तो देखिए हरी सब्जी तो सब में लाभदायक है, उसके अलावा गाजर या पीले फल आप खाने चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है विटामिन बी वन जब आएगा तो आप इसके लिए बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल खाते हैं कभी कभार, अगर बी1 कम होता है, इसे मुंह के छाले वाले भी ये ठीक करता है। रोग होता है बेरी बेरी, इससे बेरी बेरी त्वचा का रोग है, और जो वृद्धि रुकना भी इससे हो जाता है। नहीं, त्वचा का तो सी वाला होता है। बेरी बेरी में क्या होता है कि देखिए पहले तो मतलब इसमें कमजोरी लगेगी, हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई लगेगी, लोअर लेग्स में सूजन हो सकती है, ठीक है ना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो सकती है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है, वोमिट आएगी, बोलने में समस्या होगी, मतलब हर तरह की कमजोरी जो है वो बेरी बेरी में लगती है, ठीक है। तो क्या खाना होता है इसमें? तो यहाँ पर अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ये 4 चीज़ याद रख लीजिए। अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध। फलियाँ मतलब होता है कोई भी आपका दाल टाइप की चीज़ें, फली बोला जाता है उसको, ठीक है। बेरी बेरी में वृद्धि रुकना भी एक स्थिति है, ठीक है। फिर आता है बी टू को हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं, इससे होता है कीलोसिस। कीलोसिस क्या होता है? कीलोसिस, तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है लिप्स में, जैसे आपके जो होठ है, ठीक है, तो इसमें पहले तो स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं सूजन टाइप की लगेगी। दूसरा जो किनारा होता है ना होठ का, ये फट जाएगा, ठीक है। तो ये भी होता है आपका विटामिन बी2 से। क्या खाना चाहिए? तो पनीर, अंडा, मांस, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन बी3 आती है जिसको हम लोग नियासिन बोलते हैं, और इससे होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा में होता है चर्मग्राह हो जाता है, ठीक है। यीस्ट, मांस इत्यादि चीज़ें खानी चाहिए, केवल नाम जानिए इसका, ठीक है। फिर आता है विटामिन बी फाइव को बोलते हैं पेंटाथेनिक एसिड। बी4 का नाम नहीं है, बी5 हम लोग पढ़ते हैं, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है, जिसमें चर्म रोग होता है, मतलब कि चमड़े का रोग हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, वृद्धि कम हो जाती है, इत्यादि चीज़ें बी5 से होती हैं। फिर विटामिन बी6 आता है, पायरिडॉक्सिन आता है, रक्त क्षीणता करता है, मतलब रक्त अल्पता की बात करता है, चर्म रोग होता है, पेशी में ऐंठन होता है, जिसको नहीं बोलते क्रैम्प पड़ रहा है, कभी कभी पेशी में ऐंठन होता है, जैसे जो लोअर लेग है, जो पैर है, ठीक है ना, लोअर लेग के ये जो फिल्ली होती है इसमें ऐंठन होता है, या कई बार शरीर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो दूध, ईस्ट इत्यादि चीज़ें लेनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है विटामिन बी6 में कि जो सपने होते हैं उनको याद रखने में भी ये सहायता करता है। तो याद रखिएगा विटामिन बी6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 आता है, बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन बेसिकली चर्म रोग या बालों के झड़ने से ही रिलेटेड है। तो कई बार आपने शैम्पू के ऐड में भी देखा होगा कि इसमें बायोटिन पड़ा है, ठीक है, या शैम्पू के ऐड में नहीं भी देखा है तो ट्राया वाले भी आपको बताएंगे कि बायोटिन की कैप्सूल ले लीजिए, या कई सारे मैन मैटर्स वाले लेते थे, 2-3 कैप्सूल उसमें आती है, च्युइंग गम टाइप का बेच रहे थे एक बीच। विटामिन बी9 फोलिक एसिड होता है, इसमें भी कुंठित वृद्धि, मतलब दिमाग छीड़ हो जाएगा, रक्त छीड़ता होगी। और जब भी रक्त की कमी होगी तो हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे ये एकदम बना के रख लीजिए कि रेड मीट खाना होता है। फलियां यानी कि जो भी क्या बोलेंगे वो दलिया टाइप की चीज़ें खानी होती है, दाल, ठीक है ना, और लेग्यूम्स खाने होते हैं, और हरी सब्जियां तो बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आपको खून की कमी होगी। विटामिन बी12 क्या होता है? इससे जो है घातक रक्तक्षीणता या एनीमिया कह लीजिए, मतलब सीवियर एनीमिया कह लीजिए, इसमें लिखा हुआ है परनीसियस एलीमिया, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां भी होती हैं विटामिन बी12 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा बी12 में कोबाल्ट की मात्रा होती है, कि बी12 की अगर टॉनिक लेकर के आओगे तो साइनोकोबेलामिन या कोबाल्ट की मात्रा उसमें आपको मिलेगी, तो जिससे भी आपका खून जल्दी बढ़ सकता है। ऐसे मांस से बढ़ेगा, अंडे से तो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, मछली से, दूध से आंत के जीवाणु जो होते हैं उनकी कमी होती है, तो उन्हें भी लेना चाहिए। कैसे लेते हैं? मतलब गुड बैक्टीरिया जो होते हैं पेट के लिए, याकुल्ट नाम का एक जानते हैं प्रोडक्ट आता है, या फिर प्रोबायोटिक, बहुत सारी छाछ इत्यादि चीज़ें पेट के लिए अच्छी होती है। विटामिन बी आता है, बी को बोलते हैं, सॉरी विटामिन सी आता है, सी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। स्कर्वी से क्या होता है? स्कर्वी से त्वचा का रोग होता है, ठीक ना, त्वचा का किसी भी टाइप का रोग स्कर्वी से होता है। तो उसके लिए एक टैबलेट आती है लिम्सी, शायद आप लोग जानते होंगे, 25 रुपये 20 रुपये की टैबलेट मिलेगी आपको, मुझे लगता है कि 15-20 टैबलेट रहती है, उसको खाने से भी ठीक हो जाएगा। बाकी आंवला, नींबू वंश के जो भी फल होते हैं, यानी कि सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं, उनको खा लिया जाए। टमाटर, सब्जियां और हरी मिर्च। क्या? हरी मिर्च, हाँ, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है दोस्तों, ठीक है ना। हरी मिर्च में कैप्सिसाइनिन होता है, उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन डी की बात करें तो सूखा रोग, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेसिया होता है, ठीक है, आगे चल कर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियों में पोरोसिटी हो जाती है, ऑस्टियोमलेसिया भी होता है, सूखा रोग होता है। क्या क्या खा सकते हैं? तो कैल्शियम खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, विटामिन डी धूप से ले सकते हैं, इत्यादि चीज़ें ली जा सकती है। विटामिन ई आता है, जनन क्षमता की कमी कहते हैं कि बादाम खाओ, इसके लिए जननांग और पेशी कमजोर भी विटामिन ई से होता है, मतलब वृद्धि रोकता है एक तरह से, ठीक ना।
मतलब जो आपकी एजिंग प्रोसेस है वो उसको विटामिन ई जो है वो कम करता है। कई बार आपने सुना होगा कि इसमें फलानवा क्रीम में पड़ा हुआ है विटामिन ई, इसको लगाएंगे चेहरे पर तो फिर से जवां जवां खूबसूरत चेहरा। भगवान जाने क्या होता है उससे, मैं तो लगाता नहीं हूँ यार कभी। तो अंडे की जर्दी जो मतलब बीच वाला होता है, सोयाबीन, ठीक है, विटामिन ई की कैप्सूल, और स्प्राउट स्प्राउट जो वीट होता है, ठीक ना, वो भी खाया जाता है, ठीक ना। वीट, स्प्राउटेड वीट जो होता है उसको भी खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन ई होता है, जर्म्स जिसको बोलते हैं। विटामिन के क्या होता है, नेप्थोक्विनोन होता है, मतलब अगर चोट लग गई, रक्त बहने लगा, तो उस पर थक्का बनाने का काम विटामिन के की मदद से ही होता है। तो चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, इसके कारण जो इस किसकी कमी से हो रहा है, तो विटामिन के की कमी से हो रहा है। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया सब में कॉमन ही है। अभी एक पॉइंट और इसमें पूछता है, पहले तो विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है ना, तो फंक महोदय ने विटामिन की खोज की थी। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि कौन सा जल में घुलनशील है कौन सा नहीं, तो आप विटामिन बी की गोली लेकर के आओ और विटामिन सी यानी कि सिट्रिक एसिड उसको पानी में डाल दो, क्या घुल जा रहा है या नहीं घुल जा रहा है, घुल जा रहा है। बाकी ए डी ई के अधिक अधिक वाला जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। तो जल वाला याद कर लीजिए कि विटामिन बी की गोली या विटामिन सी की गोली, दोनों को लेकर के और पानी में घोल दो तो घुल जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि जल में घुलनशील दो विटामिन है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया यार तो जुगाड़ को नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में देख रहे हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से हार्मोन हैं, किस जगह से कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या काम होता है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में चलते हैं। ये याद रखिए कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है, क्योंकि पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है। तो याद रखिएगा कि पीनियल ग्लैंड जो हमारे दिमाग की है, मतलब दिमाग में स्थित है। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, आशा करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए। पीनियल ग्लैंड जो है ये आपके मस्तिष्क में स्थित है, इससे मेलाटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन क्या होता है, ये सोने के लिए आवश्यक हार्मोन है। मतलब जैसे ही अंधेरा होता है हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन निकालता है और उससे हमें नींद आती है, ठीक। इसीलिए जब तक लाइट जलती रहती है तब तक नींद कम आती है, जैसे ही अंधेरा होता है हमें नींद आने लगती है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेलाटोनिन एक होता है और दूसरा जो होता है मेलानिन। मेलानिन क्या करता है, जो हमारी त्वचा का रंग है, जैसे इंडियन जो भी हैं उनकी त्वचा का रंग मतलब नेचुरल जो है वो व्हीटिश कलर का है, मतलब गेहूं कलर का है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हो गए या फिर अमेरिका में रहने वाले लोग हो गए, इनका कलर क्या है, वाइट है, ठीक है। और जो अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं उनका कलर क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि डार्क कलर है, ठीक है। चलिए दूसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो दिमाग का ही देखते हैं। इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मास्टर या पीयूष ग्रंथि, यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। मैं एक बार इसको मार्क भी कर दे रहा हूँ, मास्टर या पीयूष ग्रंथि। अब इसमें जो है दो तरह की पिट्यूटरी के बारे में बता रहा है। पिट्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में, तो पश्च पिट्यूटरी यानी कि बैक पिट्यूटरी और अग्र पिट्यूटरी यानी कि फ्रंट पिट्यूटरी। अब उन दोनों का अलग अलग नाम दिया है। जैसे एक का नाम दिया है न्यूरोहाइपोफाइसिस, नाम देख लीजिए, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। इतना अंदर नहीं जानना है, बस जाना ये है कि क्या क्या प्रोटीन छोड़ता है ये, मतलब सॉरी क्या क्या ये हॉर्मोन्स निकालता है। तो पहला है कि ऑक्सीटोसिन निकालता है, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन पहला निकालता है, और दूसरा निकालता है एडीएच, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं या वैसोप्रोसिन भी बोलते हैं, यानी कि आपके पेशाब को कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड कर रही है, और ऑक्सीटोसिन निकालता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो दुग्ध उत्पादन में मदद करती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि गाय भैंस को भी ऑक्सीटोसिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। अगला है कि जो अग्र पिट्यूटरी है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कह रहा है, वो एसटीएच निकालती है जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, या जीएच निकालती है जो कि ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। तो यानी कि सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन निकालती है आपकी जो अग्र पिट्यूटरी है वो। फिर निकालता है प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे समझिए प्रोलैक्टिन यानी कि दूध से संबंधित ये भी हार्मोन है। फिर निकालता है पुटिका प्रेरण हार्मोन एफएसएच, महिलाओं के लिए है पुटिका प्रेरण हार्मोन। एफएसएच हार्मोन जो है वो महिलाओं के लिए होता है, उनके गर्भवरव के लिए, ठीक है ना। लुटिनाइजिंग हार्मोन भी निकालता है। आईसीएचएस कोशिका प्रेरक हार्मोन, ये भी उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। थायराइड प्रेरक हार्मोन, ये कौन निकाल रहा है यार, अच्छा यही निकाल रहा है,
गुड गुड, एक नई चीज़ मुझे मिल गई है। तो TSH जो है थायराइड प्रेरक हार्मोन जिसको बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, वो निकालता है आपका पिट्यूटरी, ठीक है ना। और मिलेनोसाइट हार्मोन भी ये निकालता है। तो जितने को मैंने इसमें आपका हाईलाइट कर दिया है, FSH को भी कर लीजिए, उतना ही केवल इसमें आप जानेंगे, बाकी नहीं जानेंगे। बस ये जानिए कि सोमेटोट्रोपिन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी, इससे भी काम चल जाएगा। और वैसोप्रोसिन जिसको बोलते हैं ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि आपका पेशाब एंटी डायूरेटिक मतलब कि पेशाब कर रहे हो, एंटी मतलब पेशाब को रोक के रख रहा है, ठीक है। तो यही जब हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब निकलना दिमाग पश्च पिट्यूटरी से बंद हो जाता है, तो लोगों को पैंट में पेशाब हो जाती है ना, मतलब कभी बेहोशी की अवस्था में या कोई ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो यही हार्मोन निकलना कम हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन मैंने बताया कि दुग्ध उत्पादन में सहायक होता है। अगला है पैराथायराइड ग्रंथियां। लाइक करते रहो यार, बोलना पड़ेगा क्या, मैं कोई मेहंदी से हाथ पे नाम तो लिख नहीं रहा हूँ कि 1 करोड़ लाइक आ जाए मेरा, 25 मिलियन सब्सक्राइबर। अब कपड़ा बदल के भी नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सब देखते हैं, उस पर लाइक कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब केवल उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की नहीं, ठीक है। आगे अगला आ गया पैराथायराइड ग्रंथियाँ। तो पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथियाँ यहाँ गले में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं थायराइड को। तो पैराथायराइड जो है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन निकालता है, PTH। और थायराइड जो है वो कई सारा निकालता है। क्या निकालता है? थायरॉक्सिन निकालता है, ट्राई आयोडोथायरोनीन निकालता है। क्या है ये? तो बस ऐसे समझ लो कि आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है वो इसी नाते वही वाला निकालता है, ट्राई आयोडोथायरोनीन निकालता है। और कैल्सिटोनिन निकालता है। तो इसमें जानना क्या है, हम लोग को जानना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन निकालता है। तो थायराइड या अवटु ग्रंथि हिंदी में निकालता है, इंग्लिश में थायराइड, ठीक है। तो थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पाया जाता है? तो ये जो एरिया है इसमें थायराइड और पैराथायराइड पाया जाता है। अगला आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो आप देख रहे हो कि हमारे दोनों ही फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे बताओ, रिब्स जो है ना हमारी, जैसे मान लो कि ऐसे 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 करके रिब्स फैली हुई है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और लास्ट में ऐसे ऐसे फैली है। तो अब इसके बाद इसी के अंदर फेफड़ा सुरक्षित है, ऐसे ऐसे 2 ठो। तो इसके बीच में जो है यही पाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बस लोकेशन याद रखिए। ये अपने ही टाइप की 2 ठो जो है हार्मोन निकालता है, एक थाइमोसिन निकालता है, एक थाइमोपायोटिन निकालता है। तो याद मत करिएगा, बस लोकेशन याद करिए, बस लोकेशन। अगला है यकृत। यकृत जो ग्लैंड है हमारी, वो बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है इंटरनल ग्लैंड में, ठीक ना। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? यकृत है। लेकिन अगर पूरे बॉडी में पूछा कि सबसे बड़ा मतलब अंग कौन सा है, तो त्वचा इस सबसे बड़ा अंग। लेकिन ग्लैंड कौन सी सबसे बड़ी है? तो यकृत सबसे बड़ी है। क्या काम होता है? तो बहुत सारा काम होता है, ठीक है ना। इसकी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन निकालती हैं, ठीक है ना। और ये आपके समझ लिए बाइल, इसका मेन काम क्या है? बाइल निकालना, पित्त, ठीक है ना। बाइल निकालना इसका मेन काम है। और यकृत ऐसे समझ लो कि खून को बनाने में भी सहायता करता है, ठीक है। और जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर में, उनको रिफाइन करने का काम भी यकृत करता है। यकृत एक ऐसा अंग है जो कि रीजनरेटिव है। रीजनरेटिव ऑर्गन। रीजनरेटिव का मतलब क्या हुआ कि इतना बड़ा अगर यकृत किसी का काट के आपके शरीर में लगा दिया जाए तो वो ग्रोथ करके ऐसे चूहे जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जादू ऑर्गन है ये। अब ये निकालता क्या है? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF, ठीक है। अब आ जाते हैं, यकृत एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रीजनरेटिव वाला पार्ट इसका पूछा जाता है, ठीक है। बाइल निकालता है, ये याद रखिएगा। बाइल का pH पूछा जाता है, ठीक है ना। अब अगला इधर नीचे देखते हैं, तो नीचे आती है किडनी या वृक्क। कहाँ मिलेगी? तो पीठ के तरफ से। जब अपना हाथ दोनों पीछे करिए, खड़े होइए, पीछे करिए, रिब्स जहाँ ख़त्म हो रही है, मतलब पसलियाँ जहाँ ख़त्म हो रही है, हड्डी का छुअन जहाँ ख़त्म हो रहा है उसी के नीचे होती है, यानी कि पीछे के साइड से छूने पर पता चलेगी। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है, थोड़ा डार्क ब्राउन में होती है। काम क्या करती है? तो छानने का काम करती है। छन्नी है, क्या है? छन्नी। जो पानी है, यूरिया है ब्लड में, ठीक है, ये सब कुछ छानने का काम यही करती है। इसमें जो है बोमन संपुट पाया जाता है, बोमन संपुट, ठीक, या बोमन कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक। और क्या क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें जो है तो पाया जाता है ग्लोमेरुलस, लिख लेना, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये रेनिन निकालता है, ठीक है ना। एरिथ्रोपाइटिन निकालता है और कैल्सिट्रॉल निकालता है, कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। ग्लोमेरुलस याद रखना, बोमन संपुट याद रखना, ये सारी चीज़ पूछी जाती है। कॉर्टेक्स याद रखना, ठीक है।
फिर यहाँ ऊपर अंडाशय पाया जाता है नीचे के जननांग में ऊपर, ठीक है। मान लीजिए कि ये जननांग है, तो जननांग के ऊपर जब जाओगे तो महिलाओं में पाया जाता है अंडाशय, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं महिलाओं के, वो यहाँ से निकलते हैं। नीचे आएंगे तो पुरुषों का जो मेन वो होता है जननांग कह सकते हैं, ठीक है, वो उसी के नीचे ही होता है स्क्रॉटम। तो उस वो वृषण ऊपर और नीचे, नहीं सॉरी, हाँ मतलब वृषण नीचे होता है, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। उसमें जो है टेस्ट, इसमें मान लीजिए एक पाउच होता है, एक सैक होता है, उसमें 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है आपका, ये खत्म हो गया आमाशय। पेट पे आएंगे तो पेट पे पाया जाता है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन, यहाँ पे घ्रेलिन लिखा है, तो अब मैं घ्रेलिन वेलिन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, घ्रेलिन अपने से पढ़ लो यार। फिर आता है उसके नीचे अग्न्याशय। अग्न्याशय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा, एक सेकेंड, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो मुझे तो गामा पता था, इसमें डेल्टा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से निकलता है ग्लूकागॉन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा कोशिकाओं से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, याद रखिएगा कि बीटा कोशिका ऑफ अग्न्याशय से निकलता है इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और एफ कोशिका होती है, उससे अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड निकलता है। फिर आता है एड्रीनल या अधिवृक्क, कहाँ होता है, तो जो वृक्क होता है, जैसे मान लीजिए सेम के बीज के आकार का वृक्क है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे खरबिद्दर, इसी के सर में क्राउन बना रहता है, उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क, ठीक है। इससे क्या निकलता है, तो 2 भाग में ये भी बटा होता है। पहला होता है एड्रीनल मेडुला और कॉर्टेक्स, निकलता कुल मिलाकर के एड्रेनलिन निकलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लीजिए। एड्रेनलिन को ही बोलते हैं एपीनेफ्रिन, एपीनेफ्रिन करता क्या है, तो इसको बोलते हैं फाइट, फ्राइट, फ्लाइट, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने उत्तेजक चीज़ें हैं सब काम यही करता है, मतलब डराएगा आपको, उड़ाएगा, एकदम लड़ाएगा। तो जवानी में बहुत ज़्यादा ये निकलता है, ठीक है। तो कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा निकलता है कि रास्ते चलते लड़ते चलते हैं लोगों से, ठीक ना। और कुछ लोगों का इतना ज़्यादा निकलता है कि वो रास्ते चलते डरते चलते हैं कुछ लोगों से, ठीक है। तो यही होता है फाइट, फ्राइट, फ्लाइट जो सिंड्रोम होता है, एड्रेनलिन होता है, वयस्कों में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पोर्शन पर। हीनता जन्य रोग कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ हीनता जन्य रोग हैं, मतलब इसके कमी से कुछ रोग हो रहा है। क्या क्या है, तो पहला कहता है कि एनीमिया, एनीमिया मतलब होता है रक्त अल्पता, खून की कमी। तो एनीमिया, एनीमिया क्यों नाम रखा गया, या लोहे की कमी से क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि लोहे में क्या होता है, लोहा पाया जाता है आपके उसमें हीमोग्लोबिन में, HAEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। तो अगर लोहे की कमी हो जाएगी तो आपको पता है कि हिम की कमी हो गई, यानी कि कुल मिलाकर के खून की कमी हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन अधिक रहेगा तो जान जाइए कि खून अधिक है, ठीक। फिर आता है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि सिट्रिक फ्रूट का सेवन नहीं कर रहे हो, विटामिन सी कम हो गया तो स्कर्वी रोग हो गया। आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है, इसको ग्वाइटर रोग बोलते हैं, ठीक है। किसको हुआ था, तो हमारी सुश्री मायावती को हो गया था एक बीच में, मतलब जो मुझे सुनने में आया था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, छोटा था तब मैं। फिर आता है मेरेस्मस, अगर उपवास कर लिया या प्रोटीन की कमी हो गई, यही याद कर लो, प्रोटीन की अगर कमी हो गई या उपवास ज़्यादा समय तक कर लिया तो मेरेस्मस नामक रोग होता है। इसी तरह क्वाशरकोर होता है, प्रोटीन की अल्पता से क्वाशरकोर भी हो जाता है। मुर्गियों में रिकेट्स, अब ये क्या ज़बरदस्ती है, क्या मुर्गियों में रिकेट्स, किसी भी व्यक्ति को अगर रिकेट्स होगा तो विटामिन डी की कमी से होगा यार, क्या मतलब मुर्गियों में रिकेट्स, मुर्गी ग्रुप के थोड़े हैं हम लोग यार। फिर आता है मैड काऊ रोग, अब ये पढ़ लो भैया, मैड काऊ रोग क्या है, प्रियॉन्स नामक प्रोटीन के कारण होता है। प्रियॉन्स जैसे वायरस होता है ना, उसी तरह प्रियॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मैड काऊ रोग हो जाता है उसके कारण। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है। मधुमेह को क्या बोलते हैं, बताइएगा, डायबिटीज, ठीक, डायबिटीज। फिर आता है जीरोप्थैल्मिया, विटामिन ए की कमी से। पौधे में होने वाले रोगों का नाम देख लीजिए। पोटैटो का विल्ट रोग होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, याद कर लो यार किसी तरीके से इसको, बस याद कर लो यार, पोटैटो विल्ट, इंग्लिश में याद करना, नहीं तो सैलिथ वैलिथ रोग पढ़ते रह जाओगे, और हिंदी में ये याद करो। क्या याद करना है, तो पोटैटो का विल्ट होता है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम से, ठीक है। फिर आता है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंशियंस से होता है,
बैक्टीरियम ट्यूमीफेंशियंस। सर कैसे याद होगा, तो लास्ट डे नहीं याद होगा मेरे भाई, लेकिन पीसीएस के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बंद गोभी का काला रोग यानी कि ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, इंग्लिश वाला याद करना है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज किससे होता है, तो ज़ोंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है, ज़ोंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से, ठीक ना, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से होता है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। फिर होता है कैंकर, सिट्रस कैंकर या नींबू का कैंकर रोग, ये भी ज़ैंथोमोनास सिट्री से होता है। फिर कवक, ये सारे रोग किससे हो रहे थे, तो जीवाणु से हो रहे थे, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। पौधे में बैक्टीरिया से ये 5 रोग हुए। फिर कवक आ जाता है फंगस, जिसको बोलते हैं हिंदी में, अरे मशरूमा जो होता है, ठीक ना। रोग का नाम क्या है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, तो ऐसे ही याद भी करना है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है, तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रीटिसाई, ठीक है ना। फिर है स्मट रोग, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये होता है अस्टीलेगो न्यूडा टीट्रिसाई। भाई साहब क्या रोग है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी। देखिए अगर नाम नहीं भी याद हो ये कठिन वाला तो कोई बात नहीं, ये नाम नहीं याद हो किसी का तो कोई बात नहीं, इधर का तो याद कर लेना कि कवक से क्या होता है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ठीक है। कवक से क्या होता है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, तो आलू का वर्ट रोग, ठीक है, आलू का वर्ट रोग भी कवक से ही हो रहा है। आलू का वर्ट रोग यानी कि वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो हो रहा है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट हो रहा है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो रहा है, लीफ स्पॉट ऑफ राइस हो रहा है, और विल्ट ऑफ अरहर हो रहा है, यानी कि अरहर की पत्ती का मुरझा जाना। जो लोग गाँवों में रहते होंगे एक आध ठो जान भी रहे होंगे अगर खेतों में कभी कभार जाते होंगे तो, ठीक है। अलग अलग गंदी गंदी मतलब कवक का नाम है, जैसे इसका नाम है पहला वाला वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो का नाम है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो मैं फालतू दिमाग नहीं खराब करूंगा आपका, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रमुख दिवस और दिन याद कर लेते हैं, अगर उसका एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो इसका एक क्वेश्चन करके आएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो हम सबको पता है कि योगा से होगा, तो 21 जून को जो है भारत इसमें विश्वगुरु बन जाता है। कहीं ना कहीं पूरा लाखों करोड़ों लोग एक साथ में योगा करते हैं, यूएन भी करते हैं, और खूब पेपरबाजी होती रहती है। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया की ही एक वैक्सीन खोजी गई थी, क्या आप नाम बता सकते हैं, तो इसका नाम है R21, ठीक है ना। और इसके पहले ये 2023 वाली है R21, और इसी वैक्सीन को मैट्रिक्स एम भी कहते हैं। इसके पहले जो चलती थी वो मॉस्क्विरिक्स चलती थी। मलेरिया किससे दूर होता है, तो सिनकोना पेड़ की छाल में कुनैन जो पाया जाता है उसी से मलेरिया की दवा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग का विश्व तपेदिक दिवस, इसमें कुछ गलती बताई होगी जो मैंने बाद में बोला क्विनोन वाला, चेक कर लीजिएगा। तपेदिक को बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, याद कर लीजिए 24 मार्च जो है टीबी दिवस है, ठीक। कैसे भी याद कर लो यार, टीबी मतलब होता है 24 मार्च कुल मिला करके, ठीक है। पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर क्यों, क्योंकि फाओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक ना। तो फाओ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, विश्व खाद्य दिवस, ये सही बताया हूँ, गलत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेना। पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 पशु, ऐसे याद कर लो, 410 पशु, 410 पशु, 410 पशु, ऐसे याद कर लो। आपके पास कितने पशु हैं, तो 410। सर ये क्या है, 4 अक्टूबर, 10 मतलब महीना। ओजोन दिवस सबको पता होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, तो 16 सितंबर को इसलिए मनाया था ओजोन दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है, भी समझ में आ गया। कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार मनाया जाता है, 30 को कभी कभी देता है कि 30 को मनाया जाता है, ठीक ना, लेकिन कोई डेट नहीं फिक्स है। तो जनवरी का जो भी अंतिम रविवार होता है उस दिन लेप्रेसी डे या कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इसका जो जीवाणु है वो है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक ना। फिर आता है विश्व मधुमेह दिवस, शुगर वाला जो दिन है वो मीठा दिवस 14 नवंबर बाल दिवस के दिन मनाया जाता है। बाल दिवस क्यों, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और जो लोग नहीं खा पाते उनको शुगर हो गया होता है। विश्व एड्स दिवस, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मेरे दोस्त की शादी हुई थी उस दिन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस। फिर विश्व अल्जाइमर डे, अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को अल्जाइमर डे मनाया जाता है। और इसी दिन शांति दिवस भी मनाया जाता है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, शांति दिवस, पीस डे, ठीक है ना। फिर आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद कर लो। थैलेसीमिया मनाया जाता है 8 मई को।
पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। तो पोलियो दिवस याद कर लीजिए, 2 बूंद जिंदगी के, पहले प्रचार होता था अमिताभ बच्चन का, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी के, 4 बूंद जिंदगी के, ठीक ना, 2 4 10 बूंद जिंदगी के, तो 2 4 10 बूंद जिंदगी के, किसी भी तरह करके याद कर लो, बस याद कर लो, ठीक है ना। तो पोलियो में क्या होता है, पेंटावेलेंट एक वैक्सीन पिलाते थे, ओरल वैक्सीन, ठीक है ना। जॉन साक ने खोजी थी। कौन खोजा था? जॉन साक। रेलवे वाले जान रहे होंगे, रेलवे वाले में क्वेश्चन पूछता है। गठिया दिवस, ये सब छोड़ दे यार, गठिया दिवस पूछेगा तो लगा के मत आना, एक तो गठिया हो जाए उसके बाद दिवस पूछ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य दिवस तो 10 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर वाले थोड़े से देखते हो कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित रहते हैं, कोई भी आपके साथ वाथ का हो अक्टूबर वाला तो उसको उसी नज़र से देखना शुरू करिएगा। तो 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक, 22 अप्रैल को। फिर आता है आपका कुछ संस्थान के नाम है यहाँ पर और जगह दी हुई है, ख़त्म ही हो गया है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है हम लोग के पास। हम लोग का फिर अर्थशास्त्र स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद तेलंगाना, ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद तेलंगाना याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, ये है नई दिल्ली में, ठीक है। मस्तिष्क अनुसंधान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में, जैव संसाधन सतत विकास इम्फाल मणिपुर में, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान पुणे महाराष्ट्र में। एक्चुअली इसको ना उसी से याद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरल साइंस ऐसा कुछ होगा, इंग्लिश में ही याद करना चाहिए, इंग्लिश में ज़्यादा सही याद होता है। वनस्पति ये याद कर लो यार, ये अच्छा है। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति शास्त्र यानी कि पेलियो बॉटनी या पेलियंटोलॉजी का जो है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है ना। फिर आता है चिकित्सा, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है। वन अनुसंधान वृक्ष प्रजनन कोयम्बटूर में है। सूक्ष्मजीवी माइक्रोबैक्टीरिया वाला चंडीगढ़ में है। केंद्रीय औषधि और सुगंध ये लखनऊ में है, एरोमेटिक प्लांट्स का, ठीक है। दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण देहरादून में, मतलब देहरादून में थोड़ा दृष्टि वाले लोग पहुंचते हैं। गतिशील दिव्यांगजन, बहुत तेजी से गतिशील हो जा रहे हैं दिव्यांग लोग, कलकत्ता में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण, मतलब अंधे बहरे, अली यावर वाला मतलब गूंगे बहरे, वो मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण सिकंदराबाद में है। नेशनल बॉटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, याद रखिएगा, शर्करा संस्थान, ठीक है ना। शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। आगे शुगर केन पूछ ले तो लखनऊ लगा देना, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च लखनऊ में है। आलू वाला शिमला में है। आलू केंद्र अगर पूछे इंटरनेशनल तो वो लीमा पेरू में है, ठीक है। सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। चावल अनुसंधान कटक में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ और आई है, क्या आई है कि कुछ एक आलू संस्थान टाइप का ही आगरा में बनाने वाले हैं, तो इस न्यूज़ को जाकर के पढ़ लीजिए कि कुछ ऐसा केंद्रीय आलू शोध संस्थान टाइप का आगरा में भी बन रहा है, तो इसको जरूर पढ़ लेना यार, पॉज करके पढ़ लो या जहाँ से भी पढ़ लो। अब अगला आता है हम लोग का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है 1 पेज का, पढ़ लेता हूँ बस, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का, बस भी कर दो यार, 6 पेज का, 6 पेज का है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग 6 पेज नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट है वही शुरू ही किया जाए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है और हालत ख़राब हो जाती है, तो है यहाँ पर प्रमुख समितियाँ आयोग, ठीक है। तो पहला टॉपिक अर्थशास्त्र का यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रमुख समितियाँ आयोग कार्य गठन वर्ष, ठीक है। प्रश्न हर बार आता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली समिति यहाँ पर आती है महालनोबिस समिति। तो महालनोबिस समिति जो है 1960 में आई थी। आपको पता भी है कि पीसी महालनोबिस जो है वो शायद जो अपना सेकंड पंचवर्षीय योजना आया था उसमें उन्हीं के मॉडल पर आया था, ठीक है ना। तो पहला था शायद होमर मॉडल पर, तो हेराल्ड डोमर मॉडल था वो और दूसरी वाली पीसी महालनोबिस समिति और उनके मॉडल पर आधारित थी। तो ये आय वितरण एवं आकलन से संबंधित समिति बनी थी। फिर आता है खुसरो समिति। 1989 में खुसरो समिति का निर्माण किया गया था, कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है खुसरो समिति। फिर आती है दांतेवाला समिति। बेरोजगारी अनुमान किया गया था दांतेवाला समिति की मदद से। ऐसे समझ लीजिए कि बेरोजगारी अनुमान किया जा रहा था दांतेवाला समिति की मदद से 1968 में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बना था 1983 में। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बना था 1983 में। फिर आता है गोईपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार 1990,
ठीक है। गोईपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार 1990 में आया था। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता को लेकर के आया था, मतलब इंडस्ट्रियल जो इलनेस थी उसको लेकर के आया था 1993 में। नरसिंहम समिति आई थी वित्तीय सुधार को लेकर के 1991 में। जे चलैया आई थी कर सुधार को लेकर के 1991 में। तो दो है यहाँ पर, एक नरसिम्हन है वित्तीय सुधार को, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर के आई है 1991 में। राजा जे चलैया समिति आ रही है कर सुधार को लेकर के 1991 में। फिर आता है जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, जो उस समय का एक केस हुआ था जिस पर कोई एक वेब सीरीज़ भी आई है, ठीक ना, और वही था ये सिक्योरिटीज़ का जो घोटाला हुआ था। हाँ दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था, अरशद मेहता जो है नाम है उसका, जिसने प्रतिभूति घोटाला किया था। फिर मल्होत्रा कमेटी आती है बीमा सुधार से। देखिए ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न है कि जब पूछे जाते हैं तो हवा फाख्ता हो जाती है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। भंडारी समिति आई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 1994 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब रीजनल रूरल बैंक 1994 में भंडारी समिति, ठीक है। इनकी पूर्ण संरचना को लेकर के आई थी। फिर आता है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति 1995 में आई थी लघु उद्योग को लेकर के। फिर आती है मीरा सेठ, जो कि हथकरघा विकास को लेकर के, हैंडलूम्स के डेवलपमेंट को लेकर के आई थी मीरा सेठ समिति। भैया इनको क्या हो गया यार, ठीक है। फिर आई थी अगला महाजन समिति आई थी। महाजन समिति चीनी उद्योग को लेकर के 1997 में आई थी। तारोपर समिति जो आई थी रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता को लेकर के आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने इसको टेस्ट सीरीज इत्यादि में देखा भी है। तारोपर समिति जो है वो आपका जो रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता है उसको लेकर के आई थी। व्यास समिति जो आई थी वो कृषि एवं ग्रामीण शाख को लेकर के आई थी 2000 में। फिर उसके बाद आती है सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि लकड़ावाला, सुरेश तेंदुलकर, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। फिर सच्चर समिति क्यों आई थी? मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को देखने के लिए सच्चर कमेटी गठित की गई थी। बहुत फेमस कमेटी है सच्चर कमेटी का, हमेशा जिक्र होता रहता है, न्यूज़ चैनलों में भी आपने सुना होगा। रंगराजन कमेटी आई थी भुगतान संतुलन को लेकर के, पेमेंट बैलेंस को लेकर के आपका आई थी रंगराजन कमेटी, ठीक है। तो याद रखेंगे 1993 में रंगराजन कमेटी आई थी। और फिर आता है कीर्ति एस पारिक समिति। ये पारिक समिति के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव के लिए आई थी जो है पारिक समिति, यानी कि पेट्रोलियम के लिए आई थी पारिक समिति 2013 में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो सोचेंगे कि दिमाग में इसको बैठा लिया जाए। महालनोबिस, चूँकि महालनोबिस जो थे उनके नाम पर पंचवर्षीय योजना आई है। और आपको बता दूं कि महालनोबिस जो है वो भारत के महानतम गणितज्ञों में से एक है। तो पंचवर्षीय योजना से ये तो अंदाज़ा लग रहा है कि ये बहुत पहले आई है, यानी कि 1960 के आसपास ही आई होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि ये आय वितरण और आकलन, आय वितरण का आकलन करने के लिए आई है, यानी कि गणितीय मेथड के लिए कुछ, मतलब गणित वाला कुछ आइटम लेकर के आई है, ठीक। दूसरा आता है खुसरो। तो खुसरो क्या करते थे? अमीर खुसरो तबला उबला बजाते थे, ये सब काम करते थे, ठीक है ना, लेकिन रहते तो गांव में थे। तो कृषि और ग्रामीण की साख को खुसरो ने ठीक कर दिया था 1889 में। अगला आता है दांतेवाला कमेटी, ठीक है ना, दांतेवाला समिति या दांतेवाला कमेटी। तो दांतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी अनुमान के लिए आई थी, ठीक। तो दांतेवाला मतलब इनका दांत निकला हुआ था पूरा और बहुत गरीबी थी, इस नाते जो है मुंह पिचक गया था, दांत बाहर आ गए थे। तो दांतेवाला को याद कर लो कि गरीबी को लेकर के आया था, बेरोजगारी को लेकर के, सॉरी गरीबी नहीं, बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा थी तो केवल दांत निकालते थे। अब उसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ याद करने का, वो गरीबी वाला नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने पढ़ा नहीं था, बस बोलने लगा था। तो दांते वाला जो समिति है उसमें क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि जब भी कोई पूछ रहा है क्या करते हो तो दांत एकदम ऐसे निकाल देते हैं, मतलब चिढ़ा नहीं रहो, बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 1968 के दौर में, हालांकि उतना जो है उस समय लोग नौकरी भी नहीं करते थे। फिर आता है सरकारिया कमेटी। सरकारिया कमेटी मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग को याद ही होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए लेकर के आई थी 1983 में, ठीक है, सरकारिया कमेटी। फिर है गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया, तो देखिए गोईपोरिया इतना टफ है, ऐसे लग रहा है कि बैंक का नाम है, तो बैंकिंग सेवा सुधार के लिए आई थी गोईपोरिया समिति 1990 में, ठीक। फिर आता है गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास ने औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ देखा कि इंडस्ट्री नहीं है भारत में, बाहर घूमते तो देखते थे बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो गोस्वामी समिति जो है वो इंडस्ट्रीज़ की रुग्णता, यानी कि उसकी जो कमी है या उसमें जो कमी क्या बोलेंगे रोग है, ठीक ना, उसको लेकर के आई थी गोस्वामी समिति 1993 में। फिर आते हैं नरसिम्हन समिति। किसके लिए आए थे? तो नरसिम्हन जो है वो आए थे आपके वित्तीय सुधार के लिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए, ठीक ना। और जब आप सिंघम देखते हैं, नरसिंघम लिखा है, तो सिंघम जब देखते हैं तो क्या करता है, मतलब जो लोग स्कैम करते रहते हैं पैसे वैसे का, उनको पकड़ता है, तो वित्तीय सुधार करता है। 1991 में आया था। राजा जे
चेलैया समिति। तो राजा लोग उस समय बहुत कर लेते थे 1991 से पहले, ठीक है ना। तो 1991 में राजा जे चेलैया, तो राजा जी जो है वो चल दिए, मतलब चले गए। तो राजा जे चेलैया समिति कर सुधार को लेकर के आई थी कि कर में सुधार हो जाए। जानकी रमन कमेटी, तो जानकी रमन कमेटी किस लिए आई थी? तो प्रतिभूति घोटाले को लेकर के आई थी, यानी कि सिक्योरिटीज जो स्कैम हुआ था उसको लेकर के आई थी। वहां पर अरशद मेहता का कांड भी होगा। फिर आती है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा सुधार को लेकर के आई थी, ठीक। तो मल्होत्रा समिति जो है इंश्योरेंस बेचते थे मल्होत्रा जी, तो मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा सुधार को लेकर के आई थी 1993 में। भंडारी, तो भंडारी समिति जो है वो आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्संरचना के लिए भंडारा लगा हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सारे ग्रामीण बैंक को, गांव के लोगों को बुलाया गया उस बैंक में, और फिर भंडारा लगा था। तो भंडारी समिति जो है, भंडारा से याद कर लो, 1994 में आई थी। आबिद हुसैन लघु उद्योग के लिए आई थी, आबिद हुसैन। मीरा सेठ आई थी आपकी हथकरघा या फिर हैंडलूम्स के लिए, मीरा सेठ, ठीक है। मीरा जो है वो धीरे धीरे सेठ बन गई थी। हथकरघा हैंडलूम प्रोडक्ट, तो पता ही है कि मीरा जो है वो तानपुरा ट्विंग ट्विंग बजाती थी। तो मीरा सेठ कैसे बनी? तो हथकरघा यानी कि हाथ से बने हुए वाद्य यंत्रों से। तो हथकरघा विकास के लिए 1995 में मीरा सेठ समिति आई थी। महाजन समिति, तो महान जन जो है वो क्या करते थे? जो है चीनी उद्योग लगाने में विश्वास करते थे कि चीनी उद्योग लगाएंगे, दुनिया उससे चीनी खरीदेगी, हमको बहुत पैसा होगा। तो महाजन समिति जो है 1997 में चीनी उद्योग के लिए आई थी। तारोपार जो है वो सबको तरा देना चाहते थे, ठीक ना। तो रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के लिए आई थी। व्यास समिति, तो वेद व्यास जी किस लिए लाए थे? तो कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार के लिए ये व्यास समिति आई थी। और शुरू में अगर आप आएंगे खुसरो देखेंगे तो कृषि एवं ग्रामीण शाख के लिए खुसरो भी आई थी। तो व्यास जी भी वही काम किए जो खुसरो जी बहुत पहले करके गए। फिर आता है सुरेश तेंदुलकर, तो लगभग सबको पता होगा कि सुरेश तेंदुलकर ये जो है गरीबी के लिए आए थे। गरीबी के लिए अलग समिति भी आई थी। तो ये सब समितियां गरीबी के लिए आई थी, ठीक है ना। तो अलग भी लिख दे रहा हूं मैं यहीं पे, वर्ष नहीं याद है अभी। फिर सच्चर कमेटी आई। सच्चर कमेटी आई मुसलमानों के लिए, उनकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति के लिए। फिर आती है रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बीओपी 1993 में आई थी बीओपी। फिर ये पारिक समिति एक आई, पेट्रोलियम उत्पादन में सुझाव के लिए पारिक समिति आई। तो आशा करता हूँ कि कुछ कुछ याद हो गया होगा। चलिए, फिर आता है भारत के वित्त आयोग। तो भारत में कौन कौन से वित्त आयोग बने, और सबको नहीं पढ़ना है, बस एक बार नाम पढ़ दूंगा और पहला दूसरा पढ़ दूंगा, लास्ट वाला पढ़ दूंगा, ठीक है। तो वित्त आयोग जो है अभी टोटल 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके पनगढ़िया जी हैं, ठीक है ना, अरविंद पनगढ़िया। तो बिल्कुल नया है, तो इसमें चीज़ें दी हुई हैं कि अरविंद पनगढ़िया अगले 5 साल के लिए यानी कि 26 से 31 तक के लिए बनाए गए हैं। 2023 में ये चीज़ लॉन्च हुई है, 16वां वित्त आयोग होगा, ठीक है। सरकारी मतलब जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उनका सैलरी जो है वो बढ़ जाने का उम्मीद है, ठीक, अगर नौकरी रही तो। फिर आगे शुरू करते हैं कि पहला वित्त आयोग कौन था। तो पहला वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था। केसी नियोगी जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले ये चीज़ याद कर लीजिए कि 52 से 57 तक वित्त आयोग रहा, केसी नियोगी जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। दूसरा आया था के संथानम की अध्यक्षता में, ठीक है, 1956 में। फिर आए थे ए के चंदा, फिर राजमन्नार, बस याद कर लीजिए याद नहीं करिए, बस सुन लीजिए, मतलब राजमन्नार आए थे, ठीक है। एक सेकंड, राजमन्नार आए थे, फिर त्यागी आए थे, महावीर त्यागी। फिर के ब्रह्मानंद रेड्डी आए थे। फिर शैलेट आए थे, जे एम शैलेट 1977 में। फिर वाई वी चौहान आए थे। फिर के पी साल्वे आए थे, के सी पंत, खुसरो, रंगराजन, केलकर, रेड्डी, और एन के सिंह जो लास्ट 15वां अभी चल रहा था वो एन के सिंह की अध्यक्षता में आई थी, ठीक है। अभी कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया 2026 से आ जाएंगे। फिर आता है कुछ क्रांति, इसके बारे में प्रश्न पूछता रहता है, तो कंफ्यूजिंग जो क्रांति है उनको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहली क्रांति हम लोग हरित क्रांति देखते हैं, खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के आया था, और लाया कौन था? तो हमारे वहां तो लाए थे स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को लेकर के आए थे वर्गीस कुरियन, ठीक। फिर पीली क्रांति तेल को लेकर के आई थी, ऑयल उत्पादन, तिलहन जिसको बोल रहे हैं। नीली क्रांति मत्स्य यानी कि मछली, यानी कि आपका फिश। फिर रजत क्रांति अंडा या मुर्गी, एग को लेकर के आई थी। एग को देखिए किस कलर का दिखता है, तो एग किस कलर का दिखता है? एग दिखता है
एक दिखता है लगभग सिल्वर कलर का। लाल क्रांति आई थी मांस और टमाटर को लेकर के, दोनों याद रखिएगा। रजत रेशा क्रांति कपास को लेकर के। स्वर्ण रेशा जूट को लेकर के। गोल्डन आई थी फल और सब्जी को लेकर के। ग्रे आई थी उर्वरक को लेकर के, देखिए इंपॉर्टेंट है। गोल आई थी आपके प्याज झींगा को लेकर के, नहीं आलू को लेकर के, और गुलाबी आई थी प्याज झींगा को लेकर के, ठीक है ना। इसमें ग्रे क्रांति दिया है, लेकिन अगर ब्लैक पूछे आपसे, ठीक है ना, ब्लैक हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। नहीं नहीं, तो याद कर लेंगे, ब्लैक जो है वो आया था आपका क्रूड ऑयल, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अप्रत्यक्ष कर छोड़ दीजिए। कृषि उत्पाद बोर्ड, ठीक है, कृषि उत्पाद बोर्ड पढ़ने लायक चीज़ है। चलिए नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड 1942 में बेंगलुरु में आया था, कॉफ़ी बोर्ड, ठीक है। तो कॉफ़ी होती भी है बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा। रबर बोर्ड आएगा कोट्टायम 1947 में, कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड, पहले स्थान याद कर लेते हैं। चाय बोर्ड आया कोलकाता में चाय बोर्ड आया, ठीक है। तंबाकू बोर्ड कहाँ आया, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू बोर्ड। मसाला बोर्ड कहाँ आया, कोच्चि केरल में मसाला बोर्ड। मांस और पोल्ट्री दिल्ली में आया, ये प्रसंस्करण बोर्ड था। मत्स्यिकी विकास आया हैदराबाद में। पटसन जूट कलकत्ता में आया, ठीक है। कलकत्ता में क्या क्या आया, तो पटसन आया, जूट। मत्स्यिकी विकास कहाँ आया, हैदराबाद में आया। मांस पोल्ट्री कहाँ आया, दिल्ली में आया। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में आया। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चाय बोर्ड आया कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। रबर कोट्टायम में, और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में। अब देख लेते हैं कब कब इस्टेब्लिश हुआ है। तो जो कॉफ़ी बोर्ड आया उसको याद कर लेते हैं। 1942 में कॉफ़ी बोर्ड आया। 1947 में रबर बोर्ड आया। 1954 में चाय बोर्ड आया, ठीक है। 1976 में तंबाकू बोर्ड आया। 1987 में मसाला। 2009 में मांस। 2006 में मत्स्यिकी, और 2009 में पटसन, ठीक है। तो याद कर लीजिए 42, यानी कि आज़ादी के पहले ही कॉफ़ी बोर्ड आ गया सबसे पहले। फिर आया रबर। कॉफ़ी के बाद क्या आया, रबर, ठीक है। कॉफ़ी के बाद क्या आया, रबर। फिर लोगों ने कहा कि चाय तो हम लोग सबसे ज़्यादा पीते हैं आज़ादी के बाद, तो चाय बोर्ड आ गया। फिर चाय के लगभग 22 साल बाद तंबाकू भी खाते हैं, तो तंबाकू बोर्ड आ गया। फिर उसके 11 साल बाद मसाला खाते हैं, तो मसाला बोर्ड आ गया। फिर उसके जो है लगभग 2 और 22 साल बाद, ठीक है, 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या है, तो 2009 में राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री बोर्ड आया, और उसी 2009 में राष्ट्रीय पटसन आया, और मत्स्यिकी विकास 2006 में आया। तो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर केंद्र सरकार के कर छोड़ दीजिए, वैसे ये पढ़ा जा सकता है क्योंकि कुछ कर जो है वो निगम कर इत्यादि केंद्र और राज्य सरकार के कर हैं, अलग अलग लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। 11 अप्रैल 2025 के हिसाब से कुछ दरें यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लेते हैं रेपो दर क्या चल रही है। रेपो दर को बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये चल रही है 6%। रिवर्स रेपो चल रही है 3.35। बैंक दर चल रही है 6.25। CRR 4% चल रही है। कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, अभी इसको समझाने का समय नहीं है, डेफिनेशन दिया होगा तो बता दूंगा। SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लिक्विड में जो पैसे रखने होते हैं बैंक को, वो 18% चल रहे हैं। CRR जो है कैश रिजर्व जो रखना होता है, ठीक है, वो है टोटल आपके पास 4% का, ठीक है। मुद्रा पूर्ति किस तरह से देखते हैं, तो M1 चलन में जितना नगद होता है प्लस बैंकों की जितनी निवल मांग जमाएँ होती हैं प्लस RBI के पास अन्य जमा जो होता है उसको बोलते हैं आपका M1। M2 क्या होता है, M1 प्लस डाकखाने में जो जमा होता है उसको M2 बोलते हैं। M3 क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की जो सावधि जमा होती है यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसको M3, और M4 होता है M3 प्लस डाकखाने की जमा यानी कि बचत पत्र माइनस पत्रों को छोड़कर, ठीक ना, सॉरी बचत प्रमाण पत्रों को, जैसे NSC होता है, KCC होता है, सॉरी KVP होता है, इन सबों को छोड़कर। आइए, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न। इससे जब पूछता है तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव होगा अगर आपके मुद्रा संकुचन का प्रभाव। एक सेकंड में देख के बताता हूँ। चलिए हम लोग को बस यही पढ़ना है, ठीक है, मैं देख लिया। हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है कि मुद्रास्फीति से क्या लाभ हो रहा है, किसको लाभ हो रहा है, किसको हानि हो रही है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आप उपभोक्ता हैं, एक आप
कंज्यूमर है। अगर मुद्रास्फीति आ जाती है तो आपको फ़ायदा होगा कि घाटा होगा? तो घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामान निश्चित है, मतलब 2 ही टमाटर है मार्केट में, ठीक है। टमाटर कितने हैं? 2 ही हैं मार्केट में, और पैसा क्या है? सबके पास है। तो आप उपभोक्ता हैं तो आपको लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। क्यों? क्योंकि टमाटर मिल नहीं पाएगा तुमको खाने के लिए, समझ लो, सीधी बात, ठीक है। या कोई सामान मिल नहीं पाएगा तो तुम भूखे रहोगे, भले से तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि लोगों के साथ बहुत सारे पैसे होंगे, सबके पास पैसे हैं, ठीक। और टमाटर 2 ही है और उसका रेट बहुत हाई चला जाएगा, तो उपभोक्ता के एज ए उपभोक्ता आपको हमेशा घाटा होगा कि 2 टमाटर जो 2 रुपये का खरीदते थे, हो सकता है कि 2 लाख रुपए का खरीदना हो, ठीक है। जर्मनी में हुआ था ऐसे ही, ब्रेड खरीदते थे लोग, बहुत एक एक बोरा पैसा लेके आते थे रिक्शे पे। ऋणी, अगर ऋण लेने वाले हो तो लाभ हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे? तुम मांगोगे किसी से 10,000 रुपया, वो क्या करेगा? अपना पूरा बैंक बैलेंस जितना रखा रहेगा 10 अरब रुपया, वो तुमको भर के ले आके दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू तो घट चुकी है, तो वो हो जाएगा 10,000 रुपये के बराबर। आपको मिल गया 10 अरब, मुद्रास्फीति खत्म हो गई तो आपके पास 10 अरब हो गया। उसको आपको लौटाना है केवल 10,000 रुपया, आप फेंक दोगे उसके मुंह पे, तो जो ऋणदाता है उसको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यहाँ से दिख गया। स्थिर आय वर्ग को हानि होती है। स्थिर आय जिसकी है, जिसके सैलरी पेशा लोग हैं, हानि होगी उनको। परिवर्तनशील आय वालों को क्या होता है? लाभ होता है कि अभी जो है मुद्रास्फीति आई तो उस हिसाब से परिवर्तन करके पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है इनको लाभ हो जाएगा। सार्वजनिक बचत, उसमें कमी हो जाएगी। सार्वजनिक बचत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, कोई बचत नहीं कर पाएगा, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आयात में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ज़्यादा सामान मंगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामान लिमिटेड है, मंगाना ही पड़ेगा, सबके पास पैसा है तो मंगाना पड़ेगा। निर्यात में कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामान है ही नहीं है, निर्यात क्या करोगे? मुद्रास्फीति मतलब होता है पैसे का ज़्यादा बढ़ जाना, लेकिन पैसा तब बढ़ता है जब वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वस्तुएं सीमित हैं तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। यही है मुद्रास्फीति, पूरा फंडा है मुद्रास्फीति। रोजगार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। रोजगार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बैंकिंग बीमा कंपनियों का मुद्रास्फीति में विकास हो जाता है। करारोपण में वृद्धि हो जाती है। पेंशन भोगी को हानि होती है, ठीक। कई जगह के सूचकांकों का नाम, जैसे कोरिया को कोस्पी बोलते हैं। कोरिया के शेयर मार्केट को कोस्पी बोलते हैं, ठीक है ना। NSSC चीन का होता है। निक्की ये होता है टोक्यो का। टाईएक्स होता है ताइवान का। थाईलैंड का होता है सेट। जर्मनी का होता है मिडेक्स। ब्राज़ील का बेवसा। नैस्डॉक होता है यूएसए। सिंगापुर का होता है सीमेक्स। मैक्सिको का होता है बोल्सा। इंग्लैंड का FTSE। हांगकांग का ये BSE NSE अपना होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भारत में जोतों का विवरण बताइए। तो कृषि संगणना 2015-16 के हिसाब से अगर सीमांत जोत बोला जाएगा, अगर आपके पास 0 से 1 हेक्टेयर है, ठीक है, यही सीमांत जोत वाले भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 0 से 1 हेक्टेयर वाले भारत में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 68%। लघु जोत बोला जाता है कि 1 से 2 हेक्टेयर, आपके पास 17.5% के आसपास ये लोग हैं। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर वाले 13.5% है, इनको बोला जाता है मध्यम जोत। बृहद जोत बोला जाता है 10 हेक्टेयर से अधिक 0.57%, ठीक है ना। और वृहद जोत को 10 हेक्टेयर से अधिक वाले एरिया को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको भी कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ योजनाओं के नाम दिए हैं, 100% इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो नरेगा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 2006 में आई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में आया था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी। जनश्री बीमा योजना 2000 में। ग्रामोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में। जवाहर ग्राम समृद्धि 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। रोजगार आश्वासन योजना 93 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में।
जवाहर रोजगार योजना 89 में, द्वारका ये 1982 में, ट्राइसेम 1979 में, इंपॉर्टेंट है। जलमार्ग विकास परियोजना 2018 में, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई। जलमार्ग विकास परियोजना 3 जनवरी 2018। राष्ट्रीय पोषण मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण मिशन 2018 में। मातृवंदन योजना 2017 में। प्रवासी कौशल विकास 2017 में। वयोश्री योजना 17 में। दरवाजा बंद योजना 2017 में। अलग सी योजना इसलिए टिक कर दे रहा हूँ। वयवंदन योजना 2017 में। स्टार्टअप इंडिया 2016 में। ई नाम 2016 में। उज्ज्वला योजना 2016 में। रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में। प्रधानमंत्री युवा योजना 2016 में। सुकन्या समृद्धि 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015 में। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना IAS 2017 में पूछी गई है, ये 2015 में आई थी। अब इधर की सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ कि ले लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अब भारत में गरीबी और गरीबी के प्रमुख पढ़ने से पहले हम लोग सब पढ़ ही लेते हैं। चलिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो धन संबंधी परिभाषाएं किसने दिया है? तो एडम स्मिथ और JS मिल आदि ने दिया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि धन संबंधी परिभाषाएं किसने दी है? तो एडम स्मिथ और JS मिल ने दिया है। दुर्लभता या सीमित संसाधन के संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो वो परिभाषा L रॉबिन्स ने दी है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा JK मेहता ने दिया है। कल्याण संबंधी परिभाषाएं मार्शल, कैनन, पीगू आदि ने दिया है। आधुनिक या विकसित केंद्रित परिभाषाएं सैमुअल्सन, बेनहम, फर्गुसन आदि ने दिया है। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकों की बात की जाए जिसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुस्तक और उनके लेखक यहाँ पर दिया है, जैसे दास कैपिटल बुक को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। द वेल्थ ऑफ द नेशन को एडम स्मिथ ने लिखा है, बहुत फेमस बुक है और कई बार पूछा जा चुका है। वहीं फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस को पॉल A सैमुअल्सन ने लिखा है। फिर आता है पंचवर्षीय योजनाएं और उनका उद्देश्य। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी देख लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 के बीच में, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज उस समय क्या था कि जो भी हमारे वहाँ शरणार्थी थे उनको पुनर्वास कराना था, यानी कि रेफ्यूजीज़ का इनको फिर से रहने के लिए रिहेबिलिटेट कराना था बेसिकली। सॉरी, कृषि क्षेत्र में विकास देखना था। वृद्धि दर के लक्ष्य रखा गया था 2.1 और प्राप्ति हुई थी 3.6। किस मॉडल पर आधारित है ये प्रश्न पूछा जाता है? तो हैरड डोमार मॉडल समृद्धि पर आधारित था। इसमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, न्यूनतम समय में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और इसके साथ सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना है, लक्ष्य वक्ष्य याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ठीक है। इसमें कृषि क्षेत्र में विकास और राष्ट्रीय सेवा का प्रसार, ये दोनों चीज़ है। और उसके साथ ही किस मॉडल पर आधारित है? तो हैरड डोमार मॉडल पर आधारित है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 56 से 61 तक। तो 51 से 56 5 वर्ष और 56 से 61 5 वर्ष। इसमें आधारभूत और भारी उद्योग के विकास का जो एक लक्ष्य रखा गया और राष्ट्रीय आय में कहा गया कि 25% की वृद्धि कर देंगे और औद्योगिकरण पर बल दिया गया, यानी कि इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किया गया। PC महालनोबिस जो एक गणितज्ञ थे, उनके 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थे और इसी समय उसी मॉडल पर आधारित राउरकेला, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। यानी कि राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र यानी कि स्टील प्लांट्स की शुरुआत हुई थी। अगला मॉडल देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाने के पर बल हुआ। कृषि पर पुनः, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग देख रहे थे, फिर से एक बार करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्फूर्त बनाने पर बल हुआ और कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी 5.6 का लक्ष्य रखे थे, पाए कुछ नहीं, आधा पाए। फिर इसमें क्या हुआ कि महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, J सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। तो इसमें सुखमय चक्रवर्ती वाला याद रखा जा सकता है कि इनके आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हुई थी। फिर 1966 से 1969 तक यानी कि 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं आई थी, यानी कि इसको योजना अवकाश कहा गया। कोई योजनाएं नहीं आई, एक वर्ष की योजना आई थी,
ठीक है ना। विफलता का कारण ये था कि भारत चीन युद्ध हो रहा था 1962 में, और भारत पाक युद्ध 1965 और 1966 में सूखा पड़ गया। तो पहले जब युद्ध हो रहा था तब तो योजनाएं चल रही थी, लेकिन जब योजनाएं खत्म हुई तो सूखा भी आ गया और बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेल रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजनाएं फिर 69 से 74 तक चली, जिसमें कि 5.7 का लक्ष्य रखे, 3.3 ये लोग गेन कर पाए। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना चाहते थे, संतुलित विकास पर जोर देना चाहते थे, ठीक है, और आय और संपत्ति का समान वितरण, क्षेत्रीय असमानता में कमी करना चाहते थे, ठीक है। गाडगिल योजना यही वाली थी और लियोन तीफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। इसी दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14th नेशनल बैंक या बैंक्स हुआ था 1969 में, पहली खेप में, मतलब पहली बार में, ठीक ना। MRTP अधिनियम भी आया था, ठीक है, और बफर स्टॉक की धारणा भी लागू हुई थी। फिर आते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ बोलते हैं, गरीबी हटाओ इसी नाम से पूछा जाता है, ठीक है। गरीबी हटाओ, नसबंदी कराओ। तो निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो 4.4 का लक्ष्य रखा गया, ज़्यादा ही प्राप्त कर लिए 4.8। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और काम के बदले अनाज 1977 में। पूछा जाता है कि काम के बदले अनाज किस वर्ष की कार्ययोजना में था, तो काम के बदले अनाज 1977 में था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया, 79 तक जानी थी, एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना आती है तो 80 से 85 तक चलती है। आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के बारे में बात करता है। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं, जैसे IRDP, NREP, ट्राइसेम, द्वारका, RLGP आदि सब लागू हुई, ठीक है। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी के द्वारा 78 से 83 के लिए, जबकि दूसरी बार कांग्रेस के द्वारा 80 से 85 के लिए। तो 78 से 83 की योजना को अनवरत योजना नाम दिया गया, और अनवरत योजना का जो श्रेय जाता है वो गुन्नार मंडल को जाता है। तो इस प्रकार छठवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कहीं ना कहीं गुन्नार मेडल को जाता है इसका श्रेय। अगली पंचवर्षीय योजना है सतवीं पंचवर्षीय योजना जो है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के लिए चलाई गई, 85 से 90। इसमें भी 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। कौन कौन सी? तो 90 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। इसमें इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास पर बल दिया गया, ठीक है। उदारीकरण मॉडल पर आधारित था ये। 6% की ग्रोथ रेट पाई गई थी इसमें। इसी दौरान जो है राजीव गांधी की डेथ होती है, ठीक है ना, लास्ट में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक आती है, क्योंकि यहाँ पर 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। मानव संसाधन विकास के लिए चलाई गई ये योजना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए चलाई गई कि हम दो हमारे दो टाइप का, और पेयजल स्वास्थ्य का सार्वभौमिकरण किया गया। 5.6 का लक्ष्य रखा गया, 6.8 की ग्रोथ पाई गई। ये डब्ल्यू मिलर यानी कि जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। 15 से 35 वर्ष की आयु समूह में निरक्षरता उन्मूलन के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 तक आती है। सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास, 6.5 का लक्ष्य था, 5.4 इसमें प्राप्त किए। 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिसमें सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, बेघरों के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, गरीब बस्तियों के लिए सड़क, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना आदि पर बल दिया गया, ठीक है। और ये इंडिकेटिव प्लानिंग की इसी से शुरुआत हुई, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देने की प्रवृत्ति में कम आई और इंडिकेटिव प्लानिंग की शुरुआत होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रहती है। इस विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखने, इन्हीं पर आगे बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आई बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करना इसका लक्ष्य था। 7.6 का लक्ष्य प्राप्त किया, 8% का इन्होंने रखा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में त्रिमुखी कार्यनीति अपनाई गई। तो पॉइंट ये याद रखिएगा, त्रिमुखी कार्यनीति की योजना में कृषि को महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है। उन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित किया गया जो लाभप्रद रोजगार के अवसरों का सृजन करने वाले थे, और ऐसे लक्षित समूह जो सामान्य समृद्धि प्रक्रिया से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो सके के संबंध में पूरक कार्यक्रमों पर बल। 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2007 से 2012 के बीच में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थे हमारे प्यारे मनमोहन सिंह। तो इन्होंने तीव्रतक आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास को एक लक्ष्य रखा, जिससे विकास की धारा के साथ सबको जोड़ा जा सके।
पॉइंट का लक्ष्य था, मतलब कि 9% की ग्रोथ रेट का लक्ष्य था, 8% हम लोग प्राप्त कर लिए थे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं और साथ बच्चों को भी ध्यान दिया गया। अधोसंरचना और पर्यावरण से संबंधित कार्य संपादन के प्रदर्शन के आकलन हेतु 26 सूचक बनाए गए। तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में 26 सूचक बनाए गए कार्य संपादन को लेकर के, तो बता दीजिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक की थी। 8% का लक्ष्य था, 7.5% ही प्राप्त कर ली थी और 2015 में खत्म हो गई, लगभग नीति आयोग बन गया, ठीक ना। तो इसका शीर्षक था तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। लक्ष्य था कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को तीव्र करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना कि विकास प्रक्रियाएं समावेशी और धारणीय बनी रहें। इसमें 25 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसमें से कुछ थे कि जीडीपी को 8% की वास्तविक दर से वृद्धि कर देंगे, 4% की दर से कृषि एग्रीकल्चर वृद्धि कर देंगे, 10% की दर से जो विनिर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली, उसकी वृद्धि कर देंगे, प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी में 10% की कमी कर देंगे। फिर आता है योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्रों में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करेंगे, ठीक है। पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजनाओं में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। तो पहले राष्ट्रीय आय के संदर्भ में 3 योजनाओं में थे, चौथे में था आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद के संबंध में, और फिर जीडीपी पर बेस्ड हो गया था, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास। तो चलिए गरीबी निर्धारण के प्रयासों को देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। गरीबी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो अगर पूछा जाए कि पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा कहाँ देखी गई, तो दादा भाई नौरोजी की जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी, उसमें गरीबी के मापन की अवधारणा देखी जाती है, ठीक है। अगला है कि भारत में गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं, तो वीएम दांडेकर है, एन रथ है, मतलब वीएम दांडेकर और एन रथ एक साथ है, बीएस मिन्हास है, पीडी ओझा है, प्रणब वर्धन है, एसपी गुप्ता है, सुरेश तेंदुलकर हैं और सी रंगराजन है। इतने सारे लोग जो है गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 में निर्धनता रेखा के निर्धारण का प्रयास किया गया था, ठीक ना, आधिकारिक प्रयास था ये। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 1973-74 को आधार वर्ष मानते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। पूछा हुआ प्रश्न है कि 1977 में योजना आयोग के द्वारा, तो इसको पूरा समझ लीजिए। 77 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने 73-74 को आधार वर्ष माना और पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वह व्यक्ति जो 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति जो 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह गरीब है। कि शहर में रहते हो 2100 कैलोरी नहीं प्राप्त कर रहे हो तो गरीब हो, और गांव में रहते हो 2400 कैलोरी नहीं प्राप्त कर रहे हो तो गरीब हो। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी के मापन के लिए 1989 में प्रोफेसर डी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, ठीक है। तो लकड़ावाला 1989 में, ठीक ना, गरीबी से संबंधित समिति की अध्यक्षता कर रहे थे ये। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1993 में। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया कि भाई जैसा राज्य होगा उस तरह की गरीबी रेखा उस राज्य में करते हैं। लकड़ावाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे, ठीक है। फिर आता है लकड़ावाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया कि जो गांव में रह रहे हैं कृषि श्रमिक हैं उनके लिए सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित करते हैं ये। आगे क्या बात होती है, तो आगे बात होती है कि आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में सौंपी। तो सुरेश तेंदुलकर ने समिति तो इनकी 2005 में गठित हुई थी, रिपोर्ट आती है 2009 में। तेंदुलकर समिति ने खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय के मापन को गरीबी मापन का आधार माना कि कितना आप खाद्य पर खर्चा करते हो, कितना शिक्षा पर और कितना स्वास्थ्य सेवाओं पर। और ये जो समिति थी, मतलब तेंदुलकर समिति, उसमें गरीबी मापन की विधि में URPI यानी यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि यानी कि रिकॉल पीरियड के भीतर ही उपभोग व्यय को लिया जाता था। इसके स्थान पर MRP
को अपनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमआरपी को इसके जगह पर अपनाया गया, जिसके अंतर्गत मतलब पूरी इस बात समझिए कि समिति जो थी वो गरीबी मापन की विधि में यूआरपी, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि के भीतर के उपभोग व्यय को लिया जाता था, उसके स्थान पर एमआरपी यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला एमआरपी नहीं है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाया गया। दातव्य एमआरपी के तहत 5 मद लिए जाते थे कि जैसे कपड़े ले लिए गए, जूता चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की याददाश्त अवधि के लिए जाता था, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के आंकड़े लिए जाते थे। इस प्रविधि द्वारा प्रयोग की गई वर्ष 2011-12 में भारत के 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई थी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट लाइन है उसमें ये पूछा हुआ है आपके छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी कि 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यक्ति अगर कोई कर रहा है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना था, ठीक है। तो सब में अलग अलग तरीके से दिया गया है। ये अभी मैं परसेंटेज वाली वैल्यूज़ आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ। तो जितनी चीज़ें लगभग बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी ये भी पॉइंट पूछा जाता है तो ये भी हम लोग कर ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कृषिगत उपजों के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं। लाइक चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वर्तमान में चावल होता है तेलंगाना में सबसे ज़्यादा। गेहूँ कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। मक्का कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो मक्का कहाँ होता है, याद रखेंगे कर्नाटक में मक्का सबसे ज़्यादा होता है। फिर मोटे अनाज राजस्थान में होते हैं, दालें मध्य प्रदेश में होती है, कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में होता है। मूंगफली गुजरात में होती है। मूंगफली को लेकर के, ग्राउंड नट को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, गुजरात में होती है। रेपसीड सरसों सब राजस्थान में होता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है, सोया स्टेट भी बोला जाता है इसको। सूरजमुखी कहाँ होता है, तो वो भी कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया कि सूरजमुखी एक तो कर्नाटक में होता है और दूसरा मक्का कर्नाटक में होता है। तिलहन कहाँ होता है, राजस्थान में। गन्ना कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। कपास गुजरात में। कपास गुजरात में होता है। इसको आप जूट के साथ कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में होता है। जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल में होता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 से डेटा लिया गया है, ठीक है। बाकी ठीक है, अगर 3 राज्यों की बात की जाए कि प्रमुख 3 राज्य कौन से हैं किसी भी फसल के उत्पादन में, ठीक है। तो पहला है कि चावल, तो चावल हमने पढ़ लिया था कि तेलंगाना फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है और दूसरे में पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा स्थान रखता है, इसको याद रखिएगा। अगला है गेहूँ। गेहूँ में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है, याद कर लीजिए। मक्का में उत्तर प्रदेश है ही नहीं, कर्नाटक है, बिहार और मध्य प्रदेश है। मोटे अनाज में उत्तर प्रदेश है ही नहीं, राजस्थान है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश है। चना में उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और राजस्थान है। दालें में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र राजस्थान है, ठीक है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। मूंगफली में गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक के बाद हरियाणा है, हरियाणा के बाद उड़ीसा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पे और कर्नाटक तीसरे पे। गुजरात पहले स्थान पर कपास उगाता है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। और जूट मेस्ता में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार और फिर असम के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कर से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, यानी कि सेंट्रल कहीं ना कहीं प्रोडक्शन टैक्स जो आता है वो आ जाता है। फिर केंद्रीय बिक्री कर सेल्स टैक्स आता है। सीमा शुल्क सेस बोलते हैं इसको कभी कभी, वो आ जाता है, ठीक है। सेवा कर आ जाता है और जीएसटी आ जा रहा है, ठीक है। सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स। वहीं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर आ जाएगा, वाहनों पर कर, विज्ञापन कर पर कर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क आ जाएगा, राज्य उत्पाद शुल्क आ जाएंगे। शिक्षा में उपकर जो आ जाएगा, प्रवेश कर आ जाएगा। उपकर कोई भी सेस के कैटेगरी में ही आता है। प्रवेश कर आ जाएगा। डीजल और पेट्रोल पर बिक्री कर जो है वो भी स्टेट लगाती है। वहीं अगर डायरेक्ट कर की बात करें केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों की, तो व्यक्तिगत जो आयकर है वो केंद्र सरकार का है, संपत्ति का कर केंद्र सरकार का, उपहार का कर केंद्र सरकार का, पूंजी लाभ का कर केंद्र सरकार का, व्यय कर केंद्र सरकार, निगम कर केंद्र सरकार का, स्टेट ड्यूटी वो भी केंद्र सरकार का, ब्याज कर और लाभांश कर ये भी सब आपके केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर में रोजगारों पर कर, रोजगार जो लोग कर रहे हैं उन पर जो कर लग रहा है वो आपका राज्य सरकार लगाएगी। व्यवसाय अगर कर रहे हो तो जो लगाएगा टैक्स वो भी राज्य सरकार होगी। कृषि आय पर कर ये भी राज्य सरकार करेगी। भू राजस्व पर कर लगेगा, ये भी राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो आता है गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर
और होटल प्राप्तियों पर कर और पथ कर, मतलब रोडवेज टैक्स जो लग रहा है, ये सब आपका, पथ कर को टोल टैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि राज्य सरकार ले रही है और फिर उसको स्टेट्स उनको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार को दे रही है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स हमने लगभग खत्म कर लिया है। अब हम लोग का शुरू होता है यूपी वाला पोर्शन। तो यूपी वाला पोर्शन के बाद क्या सब पोर्शन है, एक सेकंड देख लेने दीजिए बस। पर्यावरण, तो मुझे लगता है पर्यावरण हम लोग को पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब जो लेक्चर बनेगी वो पर्यावरण पर ही बनेगी या पर्यावरण बना लेता हूँ, रुकिए मैं देख लेता हूँ। पर्यावरण और फिर कृषि का पोर्शन भी है, ठीक है, बड़ा पोर्शन है। यूपी हमने कल पढ़ा है अभी, ठीक है। यूपी का पोर्शन खत्म हो सकता है, तो यूपी का पोर्शन ही खत्म करते हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले यूपी का पोर्शन ही खत्म करते हैं कि भाई विभिन्न राज्यों से लगा उत्तर प्रदेश, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा लेक्चर। अगर आ रहा हो तो जो मन करे कर लो यार, लाइक कर दो। चलो, तो उत्तर प्रदेश के वे जिले जो विभिन्न राज्यों से लगते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से कौन लगता है, सहारनपुर लगता है। अभी मैं मैप भी दिखा दूंगा। हरियाणा से कौन लगता है, तो सहारनपुर लगता है, शामली लगता है, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये सारे लगते हैं हरियाणा से, ठीक है। याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर लगता है हरियाणा से, ठीक है, मतलब नोएडा का पोर्शन लगेगा हरियाणा से, ठीक है। राजस्थान से कौन कौन लगता है, तो राजस्थान से दो लगते हैं, एक लगता है मथुरा और एक लगता है आगरा, ठीक है। मध्य प्रदेश से तो सोनभद्र लगेगा, मिर्जापुर लगेगा, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन, मतलब जो उत्तर प्रदेश का ऐसे ललितपुर वाला एरिया है और पीछे तक यहाँ तक गया है, ये पूरा ही एरिया जो है मध्य प्रदेश से लगता है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, तो सोनभद्र बेसिकली 4 जगह से लगता है। अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख चुके, सोनभद्र मध्य प्रदेश से, सोनभद्र छत्तीसगढ़ से, सोनभद्र झारखंड से भी लगता है, ठीक है। बिहार की बात करें तो एक उत्तर प्रदेश में है ही, ठीक है ना। तो बिहार की बात करें तो महाराष्ट्र, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, तो यहाँ पर सोनभद्र लगता है बिहार से भी। उत्तराखंड से बात करें तो सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लगते हैं। चलिए एक बार मैप देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हमारे सामने मैप खुल गया, अब तो मज़े ही मज़े एकदम जान जाइए। शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से क्या क्या लगता है चलिए देख लेते हैं। आप देखेंगे मैं भी देखूंगा। पीलीभीत लग रहा है, आप बोलेंगे हाँ। बरेली लग रहा है, हाँ लग रहा है। रामपुर लग रहा है। मुरादाबाद लग रहा है सर। बिजनौर लग रहा है। मुजफ्फरनगर लग रहा है सर। सहारनपुर लग रहा है। क्या इसके अलावा कुछ लग रहा है? अरे बोलो भी, अरे लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है सर, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ ठीक है, क्लास वाला थोड़ा फील ला रहा हूँ, ठीक है। जल्दी ही क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, बताऊँगा कहाँ पर स्टार्ट होगी, ऑनलाइन स्टार्ट होगी कि ऑफलाइन स्टार्ट होगी, जैसा रहता है। अगला है हरियाणा से लग रहा है सहारनपुर, हाँ सर लग रहा है। शामली लग रहा है सर। क्या बागपत भी लग रहा है? क्या बागपत भी लग रहा है हरियाणा से? देखने में तो यही लग रहा है कि बागपत लग रहा है हरियाणा से, ठीक है, लग रहा है। गाजियाबाद लग रहा है तो हाँ गाजियाबाद तो लगता ही। गौतम बुद्ध नगर लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है, ठीक है। क्या गाजियाबाद सच में लग रहा है? एक बार फिर से देखते हैं, एक सेकंड, थोड़ी गड़बड़ी हुई। क्या गाजियाबाद फिर से लग रहा है? तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है दिल्ली, तो गाजियाबाद दिल्ली से लगता है, हरियाणा से नहीं लगता। क्या गौतम बुद्ध नगर लगता है? हाँ भाई, दिल्ली बीच में आता है तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है, ठीक है ना। क्या मथुरा लगता है? हाँ भाई लगता है। अलीगढ़ लगता है? हाँ भैया लगता है। तो यहाँ से देख लिया, सहारनपुर लग रहा है, शामली लग रहा है, बागपत लग रहा है, गाजियाबाद नहीं लग रहा है। गौतम बुद्ध नगर हाँ लग रहा है, अलीगढ़ लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, मथुरा लग रहा है, यस सर मथुरा लग रहा है। चलो आते हैं आप दूसरे साइड में, किधर आएंगे? आ जाते हैं राजस्थान के साइड में। चलिए आइए, राजस्थान के लिए अगर बोला जाए आपसे कि फिरोजाबाद लग रहा है तो आप कहोगे नहीं लग रहा है सर। मैं कहूँगा अरे यार लग रहा है। नहीं लग रहा है सर, ये देखिए बाउंड्री अंदर है, कैसे लग रहा है? ये तो आगरा ही है। हाँ सर आगरा तो लग रहा है। मथुरा लग रहा है? हाँ लग रहा है। कोई और? नहीं लग रहा है सर। चलो आते हैं अब सबसे बड़ा जो 11 डिस्ट्रिक्ट से शायद टच होता है मध्य प्रदेश, काउंट करना है अब। चलिए आगरा लग रहा है मध्य प्रदेश से, एक सेकेंड, 1 2 3 4 लिखूंगा। आगरा लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। इटावा लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। जालौन लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। झांसी लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। ललितपुर लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। लटकता ललितपुर, क्या लटकता ललितपुर, झांसी लग रहा है। छठवां महोबा लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। सातवां बांदा लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। आठवां चित्रकूट लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। नौवां इलाहाबाद लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। मिर्जापुर 10वां लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। और रॉबर्ट्सगंज लग रहा है। सोनभद्र, हाँ सर ये भी तो लग रहा है। तो बस भाई ये भी लग रहा है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, काउंट कर लिया, मज़ा आ गया, मज़े ही मज़े, ठीक है। अभी मैं मैप जो है शेयर करूँगा ग्रुप में, आप लोग खुद से भी एक बार इसको
काउंट करिएगा। सोनभद्र को देखते हैं कहाँ कहाँ से लगता है। तो सर एक तो एमपी से लग रहा था सोनभद्रवा, ठीक है। दूसरा जो है झारखंड से लग रहा है सर सोनभद्र, एक सेकंड, झारखंड से लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। तीसरा बिहारवा से लग रहा है सोनभद्र, हाँ सर लग रहा है। और चौथा ये छत्तीसगढ़ से लग रहा है, नीचे क्या है छत्तीसगढ़ है, एक सेकंड, यहाँ पर तो यार ऊपर जा नहीं रहा, एक सेकंड टच करते हैं, शायद चला जाए, नहीं जा रहा है, तो बस छत्तीसगढ़ से लग रहा है। तो 4 स्टेट से कुल मिलाकर के लग रहा है। आइए बिहार देखते हैं, आइए बिहार देखते हैं। तो पहला सोनभद्र लग रहा है बिहार से, यस सर लग रहा है। चंदौली लग रहा है, यस सर लग रहा है। गाजीपुर लग रहा है, यस सर लग रहा है। बलिया लग रहा है, यस सर लग रहा है। अरे यस सर बोलते रहोगे, और भी देखोगे, और भी देखेंगे सर। चलो ऊपर से देखो, कुशीनगर लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। देवरिया लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। बलिया लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। तो काउंट कर लो कितना लग रहा है, फिर आ जाओ इंटरनेशनल बाउंड्री चेक कर लो। नेपाल देखेंगे सर हम लोग, चलो नेपाल देख लो भैया। सबसे पहले बताओ क्या कुशीनगर नेपाल से लग रहा है? नहीं लग रहा है, कुशीनगर नेपाल से नहीं लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मैं कभी कभी देखता हूँ मैथ पढ़ाने वाले टीचर इतना सोफिस्टिकेट बनते हैं, तो देखो मेरे भाई ये महाराजगंज जो है वो जा कर के नेपाल से लग रहा है, ये सिद्धार्थनगर भी लग रहा है, ये बलरामपुर लग रहा है, और मेरे भाई 27 श्रीवस्ती लग रहा है, और बहराइच लग रहा है, और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। हमारे तो जीएस वाले बच्चों को याद ही नहीं होगा, ऐसे बच्चों को तो चिल्लाना पड़ता है कि भैया पीलीभीत लग रहा है, हाँ सर लग रहा है नेपाल से। क्या खीरी लग रहा है? हाँ लग रहा है। बहराइच लग रहा है नेपाल से, हाँ लगता है। श्रावस्ती लगता है सर। बलरामपुर लगता है। सिद्धार्थनगर हाँ लगता है सर। महाराजगंज हाँ सर वो भी लगता है। क्या कुशीनगर लगता है? नहीं लगता है मेरे मित्र, नहीं लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप सीख लिए होंगे। अभी लेक्चर के बीच में ही भेज दूँ या बाद में भेजूँ? तो आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं बाद में भेजो, तो ठीक है बाद में भेजूँगा। चलिए लेक्चर पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि मौज आ गई होगी। अब आइए अगला देखते हैं कि खादर मिट्टी किस टाइप की होती है, क्या क्या नाम है उसका, ठीक है ना, स्थानीय नाम। तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ कहते हैं, मतलब हर साल जो पट जाए खाद लेकर के आए वही है खादर। इसको कछारी मिट्टी भी कहती हैं, कहा जाता है। दोमट मिट्टी, मटियार या सिल्ट बलुआ भी कहा जाता है। तो खादर खाद वाली मिट्टी, ऐसे याद कर लो, खाद वाली मिट्टी। खाद वाली मिट्टी मतलब हर साल नई नई मिट्टी आएगी। तो जलोढ़ भी बोलते हैं, नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियल बोलेंगे इंग्लिश में। कछारी दोमट भी बोलते हैं। बांगर, बांगर सॉयल, पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। ऊपर हार मृदा बोलते हैं। दोमट भी इसको भी बोलेंगे, मटियार बलुई दोमट सब बोलेंगे, ठीक है। ऊसर को क्या बोलते हैं? ऊसर को बोलते हैं रेह, बंजर और कल्लर। कल्लर वर्ड याद करिएगा। रेह बंजर तो जनरली हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग सुनते रहते हैं। ये कैसी होती है? तो लवड़ीय मिट्टी होती है, यानी कि इसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और साथ में बेसिक कैरेक्टर भी होता है, तो क्षारीय भी होती है। बलुई मिट्टी क्या होती है? भूड़ बोलते हैं। बलुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? भूड़, ठीक है। फिर होता है काली मिट्टी, इसको रेगुर बोलते हैं, याद रखिएगा। करेल और कपासी मृदा भी बोलते हैं कि कपास इसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए उसको रेगुर या कपासी मृदा या करेल कहते हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी क्या क्या होती है? तो लाल मिट्टी होती है वहाँ। लाल मतलब कि आपको लगेगा कि वो थोड़ी रेडिश कलर की है, लाल लगती नहीं है, पीले से जैसे ही गाढ़ा होता है नहीं, रेडिश कलर हो जाता है वही। वहाँ पर माड़ वाली मिट्टी भी इसको बोलते हैं, राकर बोलते हैं, ठीक है। भोंटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। झोंटा नहीं, झोंटा पकड़ के मारेंगे वो वाला नहीं, भोंटा, भोंटा, ठीक है ना। भाटा नहीं मेरे भाई, भोंटा भोंटा। चलो आ जाओ। उसके बाद है ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा जो है उद्गम है इसका उत्तराखंड में, 25-25 किलोमीटर टोटल चलती है। इससे निकलने वाली नदियों की बात करें, अच्छा नहीं, तो 25-25 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। फिर आती है यमुना, उत्तराखंड से निकलती है, 1384 किलोमीटर चलती है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, 1080 चलती है। चंबल 965 चलती है मध्य प्रदेश से निकल करके। राप्ती चलती है नेपाल से 640। बेतवा चलती है मध्य प्रदेश से 590। गोमती चलती है उत्तर प्रदेश से 940 और केन चलती है मध्य प्रदेश से 427 किलोमीटर, ठीक। सोन चलती है मध्य प्रदेश से 780 किलोमीटर। टोंस चलती है मध्य प्रदेश से 264 किलोमीटर। रामगंगा चलती है उत्तराखंड से 696 किलोमीटर। शारदा चलती है उत्तराखंड से 350 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों के नाम बताओ। कीथम झील आगरा में। कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में। सुराहा ताल कहाँ पर है? तो बलिया में है, ठीक है। गौरा झील कहाँ, गौर झील कहाँ पर है? तो रामपुर में गौर झील है। रामपुर वाले गौर करना यार, ठीक है, रामपुर वाले गौर करेंगे इसको। बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में कोई छोटा ताल नहीं होता है, सब बड़ा बड़ा ताल होता है। बरुआ सागर कहाँ पर है? तो बरुआ सागर है झांसी में, ठीक ना। फिर है कुंद्रा सागर। कुंद्रा सागर है उन्नाव में, ठीक है। मदन सागर है महोबा में।
टांडा दरी है मिर्ज़ापुर में। टांडा दरी कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। अगर कभी मिर्ज़ापुर जाइए तो टांडा दरी या दरार गर्त घूमने लायक है। बेला सागर है कृत्रिम झील महोबा में। चित्तौरा झील है बहराइच में। और दरवन झील है अम्बेडकर नगर। फिर आता है आपका बल्हा पारा कानपुर नगर में। राधा कुंड मथुरा में, होना ही है। समसपुर है रायबरेली में। समझ गए, रायबरेली वाले बहुत तेज समझ जाते हैं। करेला कहाँ पर है? लखनऊ में। करेला कहाँ पर है? लखनऊ में। राजा का बांध सुल्तान तो राजा का बांध। औंधी ताल वाराणसी में। मोती ताल कानपुर नगर, ठीक है। तो कानपुर नगर में बाल्हा पारा और मोती ताल दोनों हैं, ठीक है। रामगढ़ ताल कहाँ है? गोरखपुर में। शेखा झील कहाँ पर है? तो शेख लोगों के नगर में यानी कि अलीगढ़ में, ठीक है। अब आता है बांध का नाम किस नदी पर है ये बताता है और किस स्थान से सबसे नज़दीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला ही बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर। किस नदी पर? रिहंद। एक सेकंड मित्रों, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर? रिहंद नदी पर। पिपरी सोनभद्र में सबसे नज़दीक स्थान है वहाँ से। ओबरा भी किस पर है? रिहंद। ओबरा पावर प्लांट भी है, ओबरा बांध भी है। तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। माता टीला बेतवा पर है, बेटवा पर। माता का बेटवा, माता का बेटा, ठीक है ना। माता टीला किस पर है? बेतवा नदी पर है। मूषाखंड कर्मनाशा, तो मूषाखंड को कर्म मूषा याद कर लो, ठीक है। मूषाखंड कर्मनाशा नदी पर है। कर्मनाशा की हार कौन लिखा है? अभी आप बताओ कौन एक लेखक है जो कर्मनाशा की हार लिखा है? तो मूषाखंड कर्मनाशा चंदौली में। जिरगो जलप्रपात तो जिरगो नदी पर है। अहरौरा गराई नदी पर है। अहरौरा गराई एक साथ याद करो। अहरौरा गराई। मेजा बेलन। अधवा सिरसी बखेर मिर्ज़ापुर में। परीक्षा नदी बेतवा की परीक्षा है और माता परेशान है, तो बेटवा की परीक्षा है और माता तीला दोनों उसी पे है, परीक्षा भी। गढ़वा नदी पर। जामिनी पर। रोहिणी पर। ललितपुर में है दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है यार। अहरौरा बांध गराई नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में नहीं इंपॉर्टेंट है। मूषाखंड कर्मनाशा नदी पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद नहीं हो रहा है। मोजा जो है बेलन, मोजा कैसे बेलन पे रखा जा सकता है? गलत बात है। मेजा मतलब मजा हुआ है, बेलन जो है वो मजा हुआ है, ठीक है। मिर्ज़ापुर का है, तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मेजा बेलन मतलब मजा हुआ है बेलन, ठीक है। मेजा बेलन याद कर लो। अधवा सिरसी बखेर, बाकी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है शाहजाद जो है शाहजाद नदी पर है। गोविंद सागर बांध शाहजाद नदी पर है, ललितपुर में। गोविंद सागर बांध शाहजाद नदी पर यहाँ पर है। सजनाम नदी पर है। राजघाट बेतवा पर है। महोदा बिरमा नदी पर है। हमीरपुर में। सुकमा डुकमा बेतवा पर है। झांसी में। झांसी पे। चंद्रप्रभा में। कन्हर पे है। रॉबर्ट्सगंज में कन्हर बांध कन्हर नदी पर। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर। सलारपुर कर दिया महोबा, ठीक है ना। पथरई और सुखनई झांसी में। अगला आता है प्रमुख रामसर स्थल, जान जाइए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। जैसे बखीरा है संत कबीर नगर में। हैदरपुर है मुजफ्फरनगर बिजनौर में। सूर सरोवर है आगरा में। कई बार पूछा है, पता नहीं सूर सरोवर से कौन सा सूर इसका मैच होता है, हर बार पूछ लेता है, ठीक है ना। 2020 में बना था ये रामसर स्थल। पार्वती अर्गा है गोंडा में। समान है मैनपुरी में। समस है रायबरेली में। सांडी है हरदोई में। नवाबगंज है उन्नाव में। सरसई नावर है इटावा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा विस्तार बुंदेलखंड अलीगढ़ इत्यादि में फैला हुआ है। ख़त्म हो गया क्या मेरे भाई? ख़त्म हो गया यार, इतना नहीं दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पक्षी विहार पर। जैसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। लाख बहोशी कन्नौज। ओखला गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, ओखला का मतलब नोएडा। बखीरा संत कबीर नगर। सांडी हरदोई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार 2003 में प्रतापगढ़ में बना था। शेखा झील अलीगढ़। समान पक्षी विहार समान है मैनपुरी में। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल, देखिए सुरहा ताल नाम है इसका, बलिया में। सुर है ना ताल है,
बलिया के लोग ना सुर होता है ना ताल होता है, ठीक है ना। सुर सरोवर ये हो जाएगा आगरा में, पार्वती अर्गा गोंडा में, विजय सागर, विजय सागर भी पढ़ लीजिए। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? महोबा में। और पटना पक्षी विहार है एटा में, ठीक है। पटना पक्षी विहार है एटा में। कितना एरिया में दिया है छोड़ दीजिए। यूपी का सबसे छोटा याद कर लीजिए, रुकिए, यही है 1.09 एटा में पटना पक्षी विहार। और सबसे बड़ा याद कर लेते हैं 80.24, ठीक है, लाख बहुशी। कन्नौज वाला जो है वो सबसे बड़ा है। चलिए अगला देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव संबंधित जिला और पशु पक्षी कौन कौन से हैं। तो चंदौली में पाया जाता है, ठीक है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। 57 में जो है ये आपका वन्यजीव विहार बना था, चंदौली में है। चिंकारा, सांभर, बालू, तेंदुआ विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। 1972 में इसको मिला था दर्जा। कतरनिया घाट बहराइच में है। रानीपुर चित्रकूट में है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल आगरा में है। कैमूर मिर्ज़ापुर में है। हस्तिनापुर मेरठ में है। सोहागी बरवा महाराजगंज में है। सोहेलवा बलरामपुर में है। कछुआ वाराणसी में है। मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ दी हैं जो मुझे याद भी नहीं है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि बिरहा जो है पूर्वांचल में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड में, कजरी मिर्ज़ापुर में और रसिया ब्रजभूमि में गाया जाता है। प्रमुख लोकगीत था। लोकनृत्य की बात करें तो चरकुला ब्रजभूमि में, पाई डंडा बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में, दीपावली बुंदेलखंड में, शहरा बुंदेलखंड में, कार्तिक आपका बुंदेलखंड में, कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, चौरसिया जौनपुर में और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है कुछ चीज़ें, जैसे कुछ मेले और वो कहाँ लगते हैं। तो इम्पोर्टेंट केवल बताऊंगा, फालतू मेले नहीं बताऊंगा। जैसे पहला है आपका त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। दूसरा है परिक्रमा मेला अयोध्या में। कबीर मेला मगहर में। काम्पिल्य पर्णोत्सव पर्यटनोत्सव फर्रुखाबाद में। कन्नौज पता ही है, हरिदास जयंती वृंदावन। सैयद सालार उर्स बहराइच। बटेश्वर मेला आगरा। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। शाकुंभरी देवी सहारनपुर में। श्रृंगेरी रामपुर फर्रुखाबाद में। रामनगरिया फर्रुखाबाद में। बिठूर मेला कानपुर में। आयुर्वेद झांसी में। लठमार होली बरसाना मथुरा और कासगंज में सोरो मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई उत्तर प्रदेश की। अब हमारा जो पोर्शन है वो ये है कि कौन छोटा कौन बड़ा, इसको एक बार शॉर्ट्स के माध्यम से लाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण में कितने टॉपिक्स हैं देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेते हैं। पर्यावरण में ठीक ठाक है पर्यावरण। तो पर्यावरण और कृषि में देख लूँ। पर्यावरण और कृषि एक लेक्चर लाऊंगा और एक लेक्चर बचेगा, पूरा विविध ला दूंगा, ठीक है। तो जितना भी विविध में पोर्शन है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पूरा विविध जो है एक ही लेक्चर में ला दूंगा मैं, ठीक है। तो 2 लेक्चर और दीजिए, समय दीजिए। और अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, फिर से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम नाम का एक ऐप होता है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आपको ऐसे ब्लू कलर का टेलीग्राम मिलेगा। ब्लू कलर का मिलेगा, रुकिए बता रहा हूँ किस कलर का मिलेगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी की जितनी भी क्लासेस हैं उसके PDF अभी सर दे रहे हैं, वो मिल जाएगी। बाकी कोई विशेष क्लास अगर मैं लेता हूँ, जैसे यूपी स्पेशल रात में लिया था कल, तो उसकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आशा करता हूँ कि लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा उसको धूम दबा के एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद।